हिटमैन एक बदमाश प्रणाली के साथ। अध्याय 731। सुवेन के लोगों को बाहर घूमने के बजाय अपने घरों में ही रहना पड़ा। हर सेकंड के साथ भारी बर्फबारी तेज होती गई। इसने पूरे राज्य में एक धूसर धुंधला आकर्षण जोड़ दिया। भेड़ियों की करुण चीख पेड़ों की तिजोरी की खामोशी में गूंज रही थी। तभी एक तेज हवा चली जिसने लकड़ी के घरों की छतों को हिला दिया। बर्फ के मोतियों के टुकड़े छतों पर गिरने से एक झनझनाहट की आवाज़ गूंजी। यह आवाज़ शैंपेन के गिलास की कांच जैसी खनक जैसी थी, मधुर और स्पष्ट। यहाँ तक कि किसानों को भी हवा में हड्डियाँ जमा देने वाली ठंड महसूस हुई। बर्फबारी हमारे ऊपर से गुजरी और आवाज़ तेज हो गई। बर्फ गिरने की आवाज़ फुट 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 जैसी थी, जो पके हुए मेवे ज़मीन पर गिरने पर होती है। ये वसंत की नर्म, भीगी हुई, सूजी हुई बूंदें नहीं थीं, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बॉल बेयरिंग कैनवास की छत पर जोर से टकरा रही हों। बीच बीच में केर टपकने की आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। ये टेंट पर जमी बर्फ के एक बड़े झटके में ज़मीन पर गिरने के कारण हुआ था। माइकल ने अपने कमरे की खिड़की से तूफान को और भी बदतर होते देखा। तूफान केवल बाहर ही नहीं बल्कि उसके अंदर भी था। उसे अजाजल से स्पिरिट बच्चे के गायब होने की खबर मिली। एकमात्र अच्छी बात यह थी कि अजाजल ने उसे बताया कि नूह द्वीप पर है और संभवतः बच्चे की तलाश कर रहा है। जब वह सब कुछ सोच रहा था तब गया कमरे में दाखिल हुआ। मैंने अजाजल से जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना। गया ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे सांत्वना दी। क्या आपको लगता है कि हमें बच्चे की तलाश शुरू कर देनी चाहिए? गया ने पूछा। माइकल ने अपना सिर हिलाया। नहीं, उसके जवाब ने वास्तव में गया को आश्चर्यचकित कर दिया। उसे उम्मीद थी कि भले ही वह व्यक्तिगत रूप से बच्चे की तलाश न करे, लेकिन वह अपने अधीनस्थों में से किसी को बच्चे को खोजने के लिए कहेगा। उसकी उम्मीद के विपरीत माइकल ने बच्चे की तलाश करने से साफ इनकार कर दिया। मैंने इस लड़ाई को बीच में ही छोड़ देने के लिए नहीं खींचा। मैक्सिम बार्न्स अपने स्वर्गीय संकट को शुरू करने के करीब पहुंच रहे हैं। मुझे लगता है कि थुशियनों ने बच्चे को बंधक के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ले लिया, गया ने कहा। अगर ऐसा है तो हम जल्द ही बच्चे को ढूंढ लेंगे, माइकल ने कहा। लेकिन तुम क्या करोगे माइकल? तुम क्या चुनोगे, बच्चे को या अपने बदला को? बदला? माइकल ने कुछ सेकंड भी नहीं लिए। माइकल के अंदर इतनी नफरत भरी हुई थी कि उसे आत्मा बच्चे की भी परवाह नहीं थी। चाहे कुछ भी हो, वह थूसिया को नष्ट कर देगा। चूंकि माइकल ने विक्टोरिया से कहा था कि अगर उसने किसी भी तरह से उसके लोगों को नुकसान पहुंचाया तो वह बाहरी दुनिया को कॉस्मिक स्ट्रीम के अस्तित्व का खुलासा कर देगा। विक्टोरिया का आत्मा बच्चे के गायब होने से कुछ लेना देना होने की संभावना बहुत कम थी। वह इतनी मूर्ख नहीं थी कि कॉस्मिक स्ट्रीम को खतरे में डाल दे। यहाँ तक कि किंग मैक्सिम ने भी माइकल की धमकी के कारण एलोन में माइकल के लोगों को नुकसान पहुंचाने से खुद को रोक लिया। सौभाग्य से मुझे चुनने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पूरा विश्वास है कि नूह बच्चे को बचाएगा। इसके अलावा मैंने लैला से कहा कि बच्चे को मेरे रास्ते में मत आने दो, माइकल ने कहा। मेरे प्रभु, डायमंड वैली पर हमारा हमला खत्म हो गया है। हमारे नए सहयोगी सुरक्षित रूप से अपने ठिकानों पर वापस चले गए। माइकल ने अपने सिर में अजाजेल की आवाज़ सुनी। अच्छा, माइकल ने सिर हिलाया। फिर उसने अपना सिर घुमाया और गया की आंखों में देखा। आपको हमारे नए सहयोगियों से मिलना होगा और सुनिश्चित करना होगा कि वे लाइन में आ जाएं। उसके बारे में क्या? गया ने पूछा। मैं उसे अभी जीने दूंगा। मुझे नहीं लगता कि वह हमारी सेवा करने में दिलचस्पी लेगा। गया ने गहरी सांस छोड़ी। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और धीरे से उसके माथे पर चुमा। बस आत्मा बच्चे के मामले के बारे में सोचो, ठीक है? बच्चे को व्यक्तिगत रूप से देखना और निर्णय लेना बहुत अलग और कठिन है। मुझे पता है, माइकल ने कहा। जब उसने अपने पर्यावरण स्कैनिंग मानचित्र में एक शक्तिशाली खतरे को महसूस किया तो वह धीरे धीरे गया के होंठों से अपने होंठ मिलाने के लिए आगे झुका। उसने तुरंत हवा का झोंका फेंका। हवा की ताकत माइकल के हाथ से निकल गई, जिससे गया उससे कई मीटर दूर जा गिरा। जैसे ही उसने गया को उड़ाया, ऊर्जा की एक चमकदार किरण कांच से निकलकर माइकल से टकराए। रिस्पॉन्सिव शील्ड और माइकल की त्वरित प्रतिक्रिया के कारण ऊर्जा किरण उसके सीने के किनारे से टकराने के बजाय उसके सीने के किनारे से टकरा गई। ऊर्जा किरण की शक्ति के कारण दीवार का किनारा धीरे धीरे ढह गया। गया तुरंत अपने पैरों पर कूद गई। वह आगे बढ़ना चाहती थी। चले जाओ, माइकल ने गया को आदेश दिया। मैं इसका ध्यान रखूंगा, माइकल ने धीरे से जमीन से उठते हुए कहा। इस बीच महल में मौजूद सैनिक शोर सुनकर जल्दी से बाहर भागे। गड़गड़ाहट की एक अप्राकृतिक ध्वनि आकाश में गूंज उठी। तूफान के कारण सैनिक महल के ऊपर आकाश में तैरते हुए आदमी को नहीं देख पाए। माइकल ने अपनी गर्दन तोड़ दी। महल के अंदर रुके बिना वह कमरे के छेद से बाहर भाग गया। जैसे ही वह कमरे से बाहर निकला, उसने एक योगिनी को आकाश में तैरते हुए देखा। योगिनी की हथेलियों के ऊपर चमकती हुई ऊर्जा गेंदें नाच रही थीं। योगिनी ने फटे कपड़े से माइकल की छाती को देखा। वह हंसा।
मुझे अपने लक्ष्य पर काम करने की जरूरत है, योगिनी ने कहा। तुमने यहाँ आकर गलती की, माइकल ने कहा। योगिनी की अर्धअमर अवस्था स्तर 5 साधना ने माइकल को नहीं डराया। वास्तव में माइकल को योगिनी पर दया आ गई। वह अर्धअमर के रूप में लंबा जीवन जी सकता था। इसके बजाय योगिनी ने मीठे को गले लगाने का विकल्प चुना, माइकल पर हमला करके मौत की सजा दी। दूसरी ओर एल्फ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उसने सीधे अपने हाथ से एक और किरण मारी। माइकल ने किरण से बचते हुए अपने शरीर को एक तरफ घुमाया। लेकिन जाति की दीवारें बहुत भाग्यशाली नहीं थीं। किरण ने दीवारों को नष्ट कर दिया। पूरे महल में कई दरारें बन गईं। इसके अलावा सैनिकों को सिर्फ किरण की ताकत से ही उड़ा दिया गया। माइकल हैरान था। उसके लिए ऊर्जा किरण घातक नहीं थी। हालांकि नश्वर सैनिक किरण द्वारा बनाए गए शॉकवेव का सामना भी नहीं कर सकते थे। माइकल को एहसास हुआ कि हर कोई दो अमर लोगों के बीच लड़ाई से क्यों डरता है। मुझे लगता है थूसियन ने तुम्हें भेजा है, माइकल ने कहा। एक बार फिर एल्फ ने माइकल को एक और ऊर्जा किरण मारी। किरण ने आसमान में उड़ते हुए एक अलौकिक सीटी की आवाज़ पैदा की। माइकल ने महसूस किया कि उसके आसपास का तापमान कई डिग्री बढ़ गया है। इसके अलावा किरण ने उसके आसपास के स्थान को विकृत कर दिया। बिजली के बोल्ट का और भी शक्तिशाली प्रभाव था, लेकिन माइकल ने अपने विरोधियों की तरह अपने मंत्र के प्रभावों को महसूस नहीं किया था। माइकल किरण की दिशा से बाहर निकल गया। तुम्हें इससे बेहतर करना होगा, माइकल ने हंसते हुए कहा। एल्फ द्वारा एक और ऊर्जा किरण फायर करने की प्रतीक्षा करने के बजाय माइकल महल से दूर उड़ गया। एल्फ जल्दी से माइकल के पीछे उड़ गया। माइकल का पीछा करते हुए एल्फ माइकल पर फायरिंग करता रहा। उन दोनों ने अपनी गति मंत्र का उपयोग किया। जल्द ही एल्फ ने एक साथ 2 ऊर्जा किरणें फायर करना शुरू कर दिया। माइकल ने तुरंत अपनी काली ढाल वापस ले ली। वह घूम गया, ढाल के साथ ऊर्जा किरण को अवरुद्ध कर दिया। जिस क्षण सफ़ेद ऊर्जा किरण और काली ढाल टकराए, उसने एक शक्तिशाली शॉकवेव बनाए। एक भयानक ध्वनि आकाश में गूंजने वाली गड़गड़ाहट से कई गुना अधिक शक्तिशाली और खतरनाक थी। ढाल के साथ आने वाली ऊर्जा किरण को अवरुद्ध करने के परिणामस्वरूप माइकल को इतनी ताकत से धक्का दिया गया कि उसकी गति कई गुना बढ़ गई। यह माइकल की गति में नाइट्रस बूस्ट की तरह था। उसका हाथ सुन्न हो गया, लेकिन वह अपने गंतव्य तक तेजी से पहुंचने के लिए ढाल का उपयोग करता रहा। एल्फ अथक था। माइकल को अपने हमलों को रोकते हुए देखने के बाद भी उसने माइकल पर ऊर्जा किरणों से बमबारी जारी रखी। ईमानदारी से कहूं तो एल्फ को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ढाल कितनी मजबूत थी। वह ढाल पर अपना हाथ रखना चाहता था। एल्फ को पता नहीं था कि माइकल उससे 3 स्तर अधिक शक्तिशाली था, क्योंकि माइकल ने अपने खेती के स्तर को कम करने के लिए सिस्टम को भुगतान किया था। जहां तक एल्फ का सवाल है, माइकल हाफ इमोर्टल स्टेज लेवल 2 पर था। हर बार जब माइकल ने ढाल के साथ ऊर्जा किरण को अवरुद्ध किया तो उसे बिजली की गति से 50 से 100 मीटर पीछे धकेल दिया गया। ऊर्जा किरण की गर्मी के कारण ढाल के किनारों पर लावा नारंगी रंग होने लगा। माइकल के हाथ सुन्न हो गए। बढ़िया ढाल है, एल्फ ने कहा। उसके शब्द हवा में गड़गड़ाहट की तरह गूंज उठे। जब माइकल ने ढाल के साथ एक और ऊर्जा किरण को अवरुद्ध किया तो दुर्भाग्यपूर्ण गांव ने अपने घर खो दिए। जल्द ही माइकल ने महसूस किया कि वातावरण में ऊर्जा हिंसक रूप से विकृत हो गई है। परिणामस्वरूप भूरे रंग के सर्दियों के बादल काले हो गए। तूफानी हवा इतनी तेज गति से चली कि जंगल में कई पेड़ उखड़ गए। जब उसने लड़ाई की तो यह पहली बार था जब माइकल ने पर्यावरण पर ऐसा प्रभाव देखा था। वह केवल कल्पना कर सकता था कि अगर 2 अमर आपस में लड़ेंगे तो क्या होगा। अब माइकल को एहसास हुआ कि क्यों सभी, जिसमें संरक्षक और अमर परिषद भी शामिल है, दुष्ट अमर से लड़ने से डरते थे। वे दुष्ट अमर के खिलाफ जीत सकते हैं, लेकिन संपार्श्विक क्षति काफी गंभीर होगी। एल्फ की आंखें युद्ध की लालसा से चमक उठीं। जैसा कि माइकल ने उम्मीद की थी, एल्फ धीरे धीरे अपने स्थान की समझ खो बैठा। अगर वह ऐसा नहीं करता तो उसे एहसास होता कि वे इथलन द्वीप के करीब और करीब पहुंच रहे थे। विक्टोरिया और बूथ ने हाफ इमोर्टल भेजकर घोस्ट को खत्म करने की योजना बनाई। हालांकि माइकल ने उनके हाफ इमोर्टल को लड़ने के लिए अपने राज्य में लाकर उन्हें मात दे दी। चूंकि माइकल ने गोल्डन पोर्ट पर कब्जा कर लिया था, इसलिए उसने डायमंड वैली को निशाना बनाया। माइकल को लगातार ढाल से अपनी ऊर्जा किरणों को रोकते हुए देखकर योगिनी ने अपने हाथों को आपस में ताली बजाई। जोरदार ताली की आवाज़ ने माइकल को पीछे धकेल दिया और उसका संतुलन खो दिया। जैसे ही माइकल ने अपने आसपास योगिनी की ऊर्जा में उतार चढ़ाव को महसूस किया, योगिनी के हाथ चमक उठे। इसके अलावा माइकल ने हवा में एक अलौकिक सीटी की आवाज़ सुनी। माइकल की ढाल पर पकड़ और भी मजबूत हो गई, क्योंकि उसे पता था कि अगली ऊर्जा किरण पहले की तुलना में कई गुना अधिक शक्तिशाली होगी। जिस क्षण योगिनी ने ऊर्जा किरण को फेंका, उसने पूरे अंधेरे आकाश को रोशन कर दिया। माइकल ने योगिनी के हाथों से एक जोरदार विस्फोट सुना, जैसे कि एक ही समय में कई ग्रेनेड फट गए हों। ऊर्जा किरण आकाश में उड़ गई, जिससे ध्वनि अवरोध ही कट गया।
माइकल ने जल्दी से अपने दोनों हाथों से ढाल को पकड़ लिया और ऊर्जा किरण को रोक दिया क्योंकि किरण बहुत तेज थी। भले ही उसने सिलेन का इस्तेमाल किया हो, लेकिन वह किरण से बच नहीं सकता था। इसलिए माइकल ने ऊर्जा किरण को रोक दिया। काली ढाल नारंगी हो गई और माइकल के हाथों से उड़ गई, लेकिन उसके हाथ से निकलने से पहले ढाल ने किरण को रोक दिया। किरण ढाल की सतह से टकराए और कई किरणों में विभाजित हो गई। प्रत्येक किरण एक अलग दिशा में चली गई। जमीन पर गिरने वाली किरणों ने जो कुछ भी छुआ उसे नष्ट कर दिया। घर कुकीज की तरह ढह गए, पेड़ राख में बदल गए और थूसियन के नागरिक नष्ट हो गए। लोग डर के मारे चिल्लाने लगे। जब आग की लपटें इमारतों को अपनी चपेट में ले रही थीं, तो वे छिपने के लिए भागे। यहाँ तक कि बख्तरबंद सैनिक भी किरणों से नहीं बच पाए। परावर्तित किरणों ने अपनी आधी शक्ति खो दी, लेकिन वे अभी भी कोर फॉर्मेशन चरण के एक सैनिक को मारने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली थे, जिसने धातु की प्लेट वाला कवच भी पहना था। थूसियन द्वारा द्वीप पर विजय प्राप्त करने से पहले डायमंड वैली इथलन का मुकुट रत्न थी। इस छोटी घाटी का नाम इसकी प्रसिद्ध हीरे की खदान के नाम पर रखा गया था। इस नाम ने वास्तुकारों को हीरे के आकार की अधिकांश इमारतों का निर्माण करने के लिए प्रभावित किया। शहर के उत्तर में एक जंगल, दक्षिण में एक बड़ी जमी हुई झील, पूर्व में सुस्वादु घास के मैदान और पश्चिम में सुंदर पहाड़ थे। डायमंड वैली के लोग मुख्य रूप से हीरे की खदान में काम करके और अपने द्वारा उत्पादित हीरे का उपयोग करके गहने बनाकर अपना जीवन यापन करते थे। शहर की उष्णकटिबंधीय जलवायु और उच्च जीवन स्तर ने कई लोगों को डायमंड वैली में रहना पसंद कराया। अधिकांश अनुभवी सैनिकों और सेवानिवृत्त व्यापारियों ने अपनी अंतिम वर्षों को बिताने के लिए डायमंड वैली को इसकी सुंदरता और शांत वातावरण के कारण चुना। डायमंड वैली का परिदृश्य आंखों को भाता था। सुस्वादु खेत, नाटकीय पर्वत दृश्य और जैड ग्रीन खेत इसकी चमक का एक छोटा सा हिस्सा थे। यही कारण था कि विदेशियों ने इस शहर को किसी और की तरह पसंद किया। हीरे की खदानों का उपयोग करके शहर समृद्ध हुआ। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डायमंड घाटी ने हीरे की खदान की बदौलत अन्य डचियों की तुलना में अधिक खजाना भरा। यहाँ तक कि अवोर महाद्वीप के मास्टर कारीगर भी डायमंड घाटी में खनन किए गए हीरों के साथ काम करना पसंद करते थे क्योंकि उनकी गुणवत्ता अच्छी थी। दुनिया में एक भी खदान मौजूद नहीं थी जो डायमंड घाटी के हीरो जैसी गुणवत्ता वाले हीरे पैदा कर सकती थी। हालांकि खदान का रहस्य बहुत कम लोगों को पता था। कॉस्मिक स्ट्रीम ने खदान में मौजूद हीरों को प्रभावित किया, फिर भी कोई भी यह नहीं जानता था, यहाँ तक कि इथलन के पिछले राजाओं को भी नहीं। वर्षों से कॉस्मिक स्ट्रीम धीरे धीरे जमीन में समा गई और डायमंड घाटी में प्राकृतिक हीरे की नस के साथ मिल गई। इसलिए डायमंड घाटी में सबसे अच्छी हीरे की खदान थी। डायमंड घाटी का महत्व ही वह कारण था जिसकी वजह से टेरेंस डची से सैनिकों को हटाने में अनिच्छुक महसूस करता था। माना कि गोल्डन पोर्ट मूल्यवान था, लेकिन डायमंड घाटी गोल्डन पोर्ट की तुलना में थूसियन के लिए अधिक महत्वपूर्ण थी। विक्टोरिया जानती थी कि वे डायमंड घाटी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते, चाहे कुछ भी हो। इसलिए उसने ओसवाल्ड को घोस्ट से निपटने के लिए एक अमर को भेजने के लिए मनाने के लिए खुद को जोखिम में डाल दिया। बेशक विक्टोरिया का ओसवाल्ड के बेटे से शादी करने का कोई इरादा नहीं था। घोस्ट की मौत के बाद वह बस बूथ को ओसवाल्ड के बेटे की हत्या करने का आदेश देगी और ऐसा दिखाएगी कि यह काम किसी और ने किया है। दुर्भाग्य से माइकल को भी इस जगह का महत्व पता था। इसलिए माइकल ने वैलेरिया की डची पर हमला करने के बजाय इसे अपना अगला लक्ष्य चुना। सच कहूं तो माइकल को उम्मीद नहीं थी कि विक्टोरिया इतनी जल्दी एक आधा अमर भेज देगी। सौभाग्य से माइकल के पास हमेशा लगभग हर चीज़ के लिए एक योजना होती थी। शुरू में माइकल डायमंड घाटी से सैनिकों को गोल्डन पोर्ट की ओर खींचना चाहता था और फिर पूरी ताकत से घाटी पर हमला करना चाहता था। दक्षिणी महाद्वीप में अपनी सेना और गढ़ बनाने के लिए उसे लाखों या अरबों सिक्कों की ज़रूरत थी। जाहिर है वह अपनी पहचान बताने के बाद अपने रेस्तरां और राजसी दुकानों से पैसे नहीं कमा पाएगा। खदानों को लूटना और फिर हीरे बेचना कुछ समय के लिए वित्तीय पक्ष का ख्याल रखेगा। दुर्भाग्य से सिस्टम के अनुसार धारा से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अवशोषित करने से घाटी में हीरे की नस नष्ट हो जाएगी। नतीजतन खदानें टुकड़ों में फट सकती हैं। अन्यथा माइकल पहले डायमंड घाटी पर कब्जा कर लेता और खदान को अपने पास रखने का कोई रास्ता खोज लेता। ढाल माइकल के नीचे झील से टकराए। ढाल के पानी में गिरने पर पानी में हलचल मच गई। ढाल को ठंडा होने और अपने धातुई काले रंग में वापस आने में कुछ मिनट लगे। आसमान में माइकल का हाथ टेढ़ा दिख रहा था। अपने दांत पीसते हुए माइकल ने एक बीमार करने वाली कर्कश ध्वनि के साथ अपने हाथ को मोड़ा। एपीडी द्वारा कुछ सेकंड में टूटे हुए हाथ को ठीक करने के बाद हड्डी अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। एल्फ ने कुछ पलों के लिए माइकल पर हमला करना बंद कर दिया। माइकल ने अपना हाथ झील की ओर बढ़ाया। ढाल पर एक रून मंद रूप से चमक उठा। जैसे ही ढाल पानी से बाहर निकली और सीधे माइकल के हाथों में वापस आ गई। माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली जैसे ही ढाल उसके गॉन्टलेट में गायब हो गई। आसमान काला होता जा रहा है, माइकल ने उनके ऊपर इकट्ठा हो रहे तूफानी बादलों को देखते हुए कहा।
काउंसिल में शामिल न होने का चुनाव एक गलती थी, दोस्त, एल्फ ने कहा। नहीं, माइकल ने अपना सिर हिलाया। मुझे मारने का चुनाव एक गलती थी, माइकल ने कहा। माइकल की मुट्ठी के चारों ओर बिजली के छोटे सुनहरे बोल्ट चटकने लगे। वे मधुमक्खियों के भिनभिनाने जैसी आवाजें कर रहे थे। जल्द ही चटकती हुई बिजली ने उसके पूरे शरीर को ढक लिया। वह अंधेरे के देवता की बजाय बिजली के देवता की तरह लग रहा था। दुर्भाग्य से एल्फ के लिए उसने रात के समय माइकल पर हमला करना चुना जब माइकल अपने सबसे मजबूत रूप में होता। अगर रात पर्याप्त नहीं थी तो तूफान ने जगह को और भी अंधेरा कर दिया। नतीजतन माइकल एल्फ की लीग से बाहर हो गया। हालांकि एल्फ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि माइकल कितना शक्तिशाली था। जो कुछ भी, जितनी जल्दी मैं तुम्हें मार डालूंगा उतनी जल्दी मैं इस भगवान छोड़े हुए स्थान को छोड़ सकता हूं। इस बार योगिनी ने ऊर्जा किरण का उपयोग नहीं किया। इसके बजाय उसने आकाश में अपना हाथ उठाया और उसके हाथ में एक त्रिशूल प्रकट हुआ। जैसे ही चांदी का त्रिशूल उसके हाथ में दिखाई दिया, आकाश से कई बिजली के बोल्ट त्रिशूल पर गिरे। जल्द ही त्रिशूल विद्युत ऊर्जा से चमक उठा। तुम अकेले नहीं हो जिसके पास बिजली की सहायता है, योगिनी ने कहा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूं, माइकल मुस्कुराया। जब माइकल ने अपने अंतरिक्ष वलय से सुनहरा भाला निकाला तो योगिनी की आंखों में आश्चर्य की एक झलक उभरी। उसे उम्मीद नहीं थी कि माइकल के पास अमर हत्या का हथियार होगा। लेकिन योगिनी पीछे नहीं हटा। इसके बजाय उसने भाला उठाया और उसके त्रिशूल के चारों ओर नृत्य करने वाली बिजली के बोल्ट उसके शरीर के चारों ओर एक विद्युत ढाल बन गए। माइकल और योगिनी अपने अपने अमर हत्या के हथियारों के साथ एक दूसरे की ओर दौड़े। वे दोनों बीच आसमान में भिड़ गए, बिना किसी चेतावनी के जमीन पर मौजूद लोग। जानाली के प्रयास की बदौलत ज्यादातर नागरिक उस जगह को खाली कर गए। डायमंड वैली के लोग वाकई भाग्यशाली थे कि जानाली ने घाटी पर घोस्ट के हमले की उम्मीद की थी। अन्यथा वह सिर्फ गोल्डन पोर्ट को खाली कर देती और डायमंड वैली के लोगों को अकेला छोड़ देती। फिर भी कुछ लोगों ने डची को नहीं छोड़ने का फैसला किया और उन्हें अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। योगिनी ने अपने त्रिशूल को घातक सटीकता और तकनीक के साथ घुमाया। माइकल ने अपनी काली ढाल से त्रिशूल को रोक दिया। फिर उसने एक लात से जवाबी हमला किया। योगिनी के चारों ओर बिजली की ढाल चटकने लगी, जिससे माइकल के पैर योगिनी को छूने से रुक गए। हालांकि उसके लात के बल ने योगिनी को कुछ मीटर पीछे धकेल दिया। माइकल की ताकत से योगिनी हैरान रह गई। हालांकि योगिनी ने सदियों से किसी साथी हाफ इमोर्टल से लड़ाई नहीं की थी, लेकिन वह यह बताने में सक्षम था कि माइकल लेवल 2 हाफ इमोर्टल से ज्यादा शक्तिशाली था। माइकल ने उनके बीच की खाई को पाटने के लिए आगे बढ़ने के लिए जल्दी से बिजली का झटका दिया। उसने योगिनी को बिजली की ढाल के जरिए छुरा घोंपा। वह लगभग ढाल में घुस गया था। योगिनी ने जल्दी से अपने त्रिशूल से भाले को दूर फेंक दिया और माइकल की ओर त्रिशूल तान दिया। त्रिशूल से बर्फीले नीले रंग की कई बिजली की चमक निकली। सहज रूप से माइकल ने अपनी मुट्ठी बंद की और काली ढाल को वापस ले लिया। बिजली के बोल्ट उछलकर दूर चले गए, लेकिन माइकल को कई मीटर पीछे उड़ते हुए भेज दिया। इससे पहले कि माइकल अपना संतुलन वापस पा सके, योगिनी ने अपना त्रिशूल आसमान की ओर उठाया। उसके ऊपर बादल गरजने लगे। आसमान में अनगिनत बिजली गिरी। बिजली के बोल्टों से अटे आसमान को देखकर लोग बुरी तरह से चीख पड़े। वे सभी त्रिशूल की नोक पर इकट्ठे हुए। उसने त्रिशूल को घुमाया और माइकल की ओर इशारा किया। त्रिशूल से बिजली का एक घना बोल्ट निकला। साइलेंस, माइकल ने जादू किया। उसके आसपास की हर चीज धीमी हो गई। उसकी आंखों में बिजली का बोल्ट धीमी गति से चल रहा था। उसने अपने शरीर को एक तरफ झुकाया, बिना पसीना बहाए आसानी से बिजली के बोल्ट के रास्ते से दूर चला गया। जादू कुछ सेकंड तक चला, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। एल्फ को यह एहसास होने में कुछ पल लगे कि माइकल ने आखिरी पल में बिजली के बोल्ट को चकमा दे दिया था। उसकी गति ने एल्फ को चौंका दिया। अचानक दूर का पहाड़ फट गया। माइकल ने बिजली के बोल्ट को चकमा दिया हो सकता है, लेकिन उसे रोका नहीं। नतीजतन यह आसमान में तब तक उड़ता रहा जब तक कि यह हीरे की घाटी में दूर के पहाड़ से नहीं टकरा गया। माइकल ने अपने कंधे पर देखा। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर गिर गया। विनाश से पैदा हुए धुएं ने 1 मील के दायरे में सब कुछ लगभग ढक दिया। पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़क कर आए, जो उनके रास्ते में आने वाली हर चीज को कुचल रहे थे। बेचारे पेड़ और इमारतें किसी भी तरह से टिक नहीं पाईं। उन पत्थरों ने उन्हें रोड रोलर की तरह कुचल दिया। संपार्श्विक क्षति के बारे में बात करें, माइकल ने ठहाका लगाया। एल्फ गुस्से में था। उसने अपने सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक का इस्तेमाल किया, फिर भी वह घोस्ट को एक छोटा सा घाव भी नहीं दे सका। इसने एल्फ को निराश कर दिया। जलती हुई आग में ईंधन डालने के समान माइकल के लापरवाह स्वर और शब्दों ने उसे और भी क्रोधित कर दिया। माइकल ने अपनी गर्दन और अंगुलियों को तोड़ दिया। किसी कारण से एल्फ को अपने दिल में एक अजीब सा डर महसूस हुआ। उसने घोस्ट को करीब से देखा। उसे आश्चर्य हुआ, उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो गईं।
अचानक उसने महसूस किया कि कोई शक्ति उसे रोक रही है, जैसे कि किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। एल्फ ने देखा कि उसके चारों ओर का आकाश और भी गहरा होता जा रहा है। एल्फ ने अदृश्य शक्ति को दूर भगाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह 1 इंच भी आगे बढ़ पाता, माइकल उसके सामने आ गया। उसने एल्फ के चारों ओर लगी बिजली की ढाल को छेद दिया। ढाल टिमटिमाने लगी, जिससे कई दरारें बन गईं। एल्फ को अपने पेट में तेज दर्द महसूस हुआ। उसने नीचे देखा तो घोस्ट की मुट्ठी उसकी छाती पर थी। पलक झपकते ही उसके फैंसी लबादे में आग लग गई, लेकिन लपटें लाल नहीं जलीं। इसके बजाय वे काली लपटों से जल गए। आह! योगिनी दर्द में गुर्राए। उसके शरीर का हर रेशा दर्द कर रहा था। उसके मुंह के कोनों से खून टपक रहा था। माइकल ने योगिनी को जवाबी हमला करने का कोई समय नहीं दिया। इसके बजाय उसने धीरे धीरे भले को उस ढाल के छेद में धकेल दिया जिसे उसने काली लपटों का उपयोग करके बनाया था। मैंने तुमसे कहा था, माइकल ने योगिनी की आंखों में देखा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं क्या हूं, माइकल फुसफुसाया और भाले को धीरे धीरे योगिनी की छाती में घुसा दिया। माइकल ने एल्फ के शरीर के अंदर भाला घुमाया। एल्फ को खून की खांसी हुई। उसने जादू करने की कोशिश की, लेकिन उसे घेरने वाली काली लपटों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। माइकल ने भाला निकाला और एल्फ को एक बार फिर से चाकू मारा। हर बार जब वह एल्फ को चाकू मारता तो आसमान में गड़गड़ाहट होती। अगर जमीन पर लोग और सैनिक न होते तो माइकल अपने सोलीट कौशल का इस्तेमाल करता। द गार्जियन गिल्ड। एल्फ के शब्द अचानक उसके सीने में एक और वार से कट गए। मैं उन्हें भी मार डालूंगा, माइकल ने कहा। एल्फ की आंखों से जीवन की रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ गई। माइकल के हाथों में सुनहरा भाला कांपने लगा। एल्फ ने जैसे ही अपनी आंखें बंद की, उसकी सतह पर अनगिनत रून चमक उठे। माइकल को आश्चर्य हुआ। जब एल्फ ने अपनी आंखें बंद की तो उसने अपने जीवन की सबसे तेज गड़गड़ाहट सुनी। इसने पूरे आसमान को हिला दिया, क्योंकि उसने आसमान में कई दरारें देखीं। कुछ सेकंड के लिए प्रकाश की चमकीली किरणें इन दरारों से झांकती रहीं, फिर गायब हो गईं। डिंग! हाफ इमोर्टल लेवल 5 योद्धा को मारने के लिए मेज़बान को बधाई। इनाम है 10 लाख अनुभव अंक और 30,000 बदमाश अंक। डिंग! मेज़बान को सफलतापूर्वक बदमाश बनने के लिए बधाई। इनाम है 20,000 बदमाश अंक। माइकल ने अपने दिमाग में सिस्टम नोटिफिकेशन सुना। उसने सिस्टम नोटिफिकेशन को नज़रअंदाज किया और अपने आसपास के माहौल पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि उसने कभी ज़मीन को नहीं छुआ था या अपने नीचे के शहर पर कोई जादू नहीं किया था, लेकिन उसके और एल्फ के बीच की लड़ाई ने जगह को बर्बाद कर दिया था। वह लोगों को चीखते हुए इधर उधर भागते हुए देख सकता था। इमारतें या तो जल रही थीं या खंडहर में थीं। हालांकि माइकल को लोगों पर कोई दया नहीं आई। थूसियन ने उसके अभयारण्य के लिए और भी बुरा किया था। कम से कम उसने बूथ और उसके आदमियों की तरह उन सभी का वध तो नहीं किया। माइकल ने एल्फ के शरीर को एक तरफ फेंक दिया। वह जानता था कि गिल्ड द्वारा एल्फ की मौत के बारे में सुनने के बाद वे एक और भेज देंगे या उसे अपना प्राथमिक लक्ष्य बना लेंगे। केवल माइकल को इसकी परवाह नहीं थी। वह धीरे धीरे उस पहाड़ की ओर मुड़ा जिस पर पहले एल्फ की किरण पड़ी थी। नक्शे के अनुसार हीरा वहीं था। उसने आरंभिक किरण डाली और पहाड़ की ओर उड़ गया। कुछ ही क्षणों में वह तलहटी पर पहुंच गया, जहां उसने खदान का प्रवेश द्वार देखा। रुको! ओह बकवास! जैसा कि अपेक्षित था, सैनिकों के एक समूह ने खदान के प्रवेश द्वार की रखवाली की। वे सभी कोर सुदृढ़ीकरण चरण में थे। आमतौर पर वे एक खतरा होते, लेकिन माइकल के लिए वे चींटियों की तरह कमज़ोर थे। माइकल ने उन्हें बाहर निकलने का आसान रास्ता बताने की भी जहमत नहीं उठाई। उसने अपना हाथ उठाया, एक अर्धचंद्राकार पवन ब्लेड भेजा। धातु के कवच और रून के बावजूद पवन ब्लेड ने उन्हें मक्खन में गर्म चाकू की तरह काट दिया। उनके सिर हवा में उड़ते ही उनकी गर्दन से खून बहने लगा। इससे पहले कि उनके शरीर जमीन पर गिरते, माइकल खदान में घुस गया। खदान रोशनी के चमकीले गोले से जगमगा रही थी। उसने रोशनी को करीब से देखा और पाया कि वे जगह को रोशन करने के लिए हीरे का इस्तेमाल कर रहे थे। कमबख्त कमीने! माइकल ने खदान में गहराई तक जाते हुए थूशियन को कोसा। रास्ते में माइकल को गश्ती दल के कुछ समूह मिले, जिन्हें उसने बिना पसीना बहाए मार डाला। वह जितना अंदर गया, जगह उतनी ही चमकदार होती गई। आमतौर पर बिना कटे हीरे चमकते नहीं। हालांकि खदान में हीरे किसी भी सामान्य हीरे से ज्यादा चमकते थे। बिना किसी प्रकाश स्रोत के भी वे अंदर से एक चमकदार रोशनी बिखेरते थे। माइकल नीचे झुका और एक खुरदरे आकार का हीरा उठाया। यह आश्चर्यजनक रूप से भारी था। वह पत्थर से आने वाली अजीब ऊर्जा की झलक महसूस कर सकता था। अगर वह सही था तो यह ऊर्जा ब्रह्मांडीय ऊर्जा थी। आम साधकों के पास ऊर्जा को महसूस करने का कोई मौका नहीं था, लेकिन सिस्टम और उसके भगवान के खून की बदौलत वह ऐसा करने में सक्षम था। अज़ाज़ेल! माइकल ने ईयरपीस के जरिए अज़ाज़ेल से संपर्क किया। पलक झपकते ही अज़ाज़ेल माइकल के सामने आ गई। जगह साफ करो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे काम खत्म होने के बाद कोई हीरा इधर उधर पड़ा रहे, माइकल ने आदेश दिया।
जैसा आप चाहें मेरे स्वामी। अज़ाज़िल को खदान में अकेला छोड़कर माइकल उसी रास्ते से खदान से बाहर निकल गया जिस रास्ते से वह अंदर आया था। माइकल को आश्चर्य हुआ जब वह खदान से बाहर निकला तो उसने देखा कि जानाली खदान के प्रवेश द्वार पर उसका इंतजार कर रही थी। पहले के विपरीत वह अपने युद्ध कवच में थी। वह गर्दन से लेकर पैर तक चमकदार लाल कवच से ढका हुआ था। कवच के भीतर अनगिनत छोटे छोटे सांप उकेरे गए थे। उसके लाल बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके पीछे दांतों तक हथियारबंद एल्वेन सैनिक माइकल का इंतजार कर रहे थे। उन सभी की छाती पर संरक्षक संघ का प्रतीक उकेरा हुआ था। माइकल ने जानाली की ओर पीठ कर ली। उसने अपना हाथ उठाया, तभी खदान के प्रवेश द्वार से बिजली की एक किरण निकली। गुफा तुरंत ढह गई। बड़े बड़े पत्थर टूटकर नीचे गिर पड़े जिससे प्रवेश द्वार अवरुद्ध हो गया। माइकल धीरे धीरे मुड़ा। तुम हमारे साथ आ रहे हो घोस्ट, जानाली ने कहा। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? माइकल ने मासूमियत से अपना सिर झुकाया। तुमने एक वांछित अपराधी को पनाह दी है, जानाली ने माइकल को आश्चर्यचकित किया। उसने सोचा कि जानाली उसे गिरफ्तार करने के लिए यहाँ आया है क्योंकि उसने एल्फ को मार डाला था। घोस्ट के जवाब का इंतजार किए बिना जानाली ने माइकल की ओर एक स्क्रॉल फेंका। उसने स्क्रॉल पकड़ा और स्क्रॉल पर गया का चेहरा देखने के लिए उसे खोला। यह उसका असली चेहरा था। हमारे पास सबूत है कि एलिया नागालैंड की पूर्व राजकुमारी गया एश्टन है। वह कई अपराधों के लिए वांछित है। उसे पनाह देकर तुमने कानून तोड़ा है। माइकल हैरान था। वह ये सोचने से खुद को रोक नहीं पाया कि जानाली ने गया की असली पहचान कैसे पता कर ली। हालांकि वह आत्मसमर्पण करने की योजना नहीं बना रहा था जैसा कि जानाली ने उसे सुझाया था। क्या तुम्हारे सिर पर चोट लगी है, जानाली? माइकल ने पूछा। मैंने अभी अभी एक हाफ इमोर्टल को मारा है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम सोल रिफाइनिंग स्टेज योद्धाओं के एक समूह के साथ मुझे हरा सकते हो? और मैं तुम्हें पलक झपकते ही खत्म कर सकता हूं, माइकल ने हंसते हुए कहा। माइकल के हाथों के चारों ओर बिजली के बोल्ट दिखाई देने लगे। वे मधुमक्खियों के छत्ते की तरह चटकने और भिनभिनाने लगे। हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। हमारे साथ आओ और हमें बताओ कि गया को कहाँ ढूंढना है। अगर तुम उसे ढूंढने में हमारी मदद करोगे तो मैं गिल्ड से एक हाफ इमोर्टल को मारने के लिए तुम्हारी सज़ा कम करने में तुम्हारी मदद करूंगा। माइकल को जानाली की जान लेने से रोकने वाली एकमात्र चीज़ उसका गया से किया गया वादा था। किसी कारण से गया नहीं चाहता था कि वह जानाली को मारे। तुम्हारे पास मेरे रास्ते से हटने के लिए 5 सेकंड हैं, माइकल ने कहा। उसने अपने आसपास की हवा को नियंत्रित किया। सैनिकों ने देखा कि हवा उसके चारों ओर तेजी से घूम रही थी। हवा के जोर ने जानाली को छोड़कर सभी को पीछे धकेल दिया। समय समाप्त हो गया है, माइकल ने अपना हाथ उठाते हुए कहा। माइकल के हाथ से हवा का एक तेज झोंका निकला। जानाली के सामने एक लाल लाल अवरोध दिखाई दिया जिसने उसे उड़ाए जाने से बचा लिया। लेकिन सैनिक भाग्यशाली नहीं थे। वे गुलियों की तरह उड़ गए। जानाली के सामने का अवरोध टूट गया। माइकल ने जमीन पर पैर रखा और झटके से अवरोध टूट गया। जानाली आश्चर्यचकित रह गई जब वह उसकी ओर बढ़ा। उसने अपनी तलवार उठाई, लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाती उसने उसे गर्दन से पकड़कर उठा लिया। संरक्षक कप्तान, उसके पीछे के सैनिकों ने आखिरकार अपना संतुलन वापस पा लिया। वे उसे बचाने के लिए दौड़े और चिल्लाए, क्या वे जानते हैं कि तुम नागा हो? माइकल ने गुर्राहट के साथ कहा। जानाली की आंखों में आश्चर्य और सदमे की एक झलक उभरी। अगर तुम मुझे पहले से ज्यादा नाराज करोगी तो तुम्हारे पास राजकुमारी बनने के लिए कोई राज्य नहीं होगा। माइकल ने जानाली की गर्दन को दबाया और उसका चेहरा बैंगनी हो गया। वह उसकी त्वचा पर सुनहरे रंग के तराजू को झिलमिलाता हुआ देख सकता था। माइकल वास्तव में उसकी गर्दन तोड़ना चाहता था और गया और उसके बीच के झगड़े को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। हालांकि यह उसकी हत्या नहीं थी बल्कि गया की हत्या थी। यही एकमात्र कारण था कि माइकल ने उसे जाने देने का फैसला किया। उसने उसे आसमान की ओर गोली चलाने से पहले एक तरफ फेंक दिया। उस समय डायमंड वैली में तैनात सेना पहाड़ पर पहुंच गई। उन्होंने लोगों की तुलना में खदान को बचाने को प्राथमिकता दी। सेना को एक जगह पर देखकर माइकल ने उड़ना बंद कर दिया। इसके बजाय वह मुड़ा और नीचे उतर गया। बाहर निकलो यहाँ, जानाली चिल्लाया। घोस्ट के चारों ओर ऊर्जा आसमान छू रही थी। सेना ने एक ही समय में अनगिनत मंत्र डाले। वे सभी एक साथ माइकल पर हमला करते रहे, लेकिन माइकल ने एक बार भी नहीं हिला। उसके चारों ओर प्रतिक्रियाशील ढाल दिखाई दी जिसने सभी ऊर्जा तीर, आग के गोले, बर्फीले स्पाइक्स, ईथर जानवरों और तलवारों को रोक दिया। माइकल सैकड़ों बिजली के बोल्टों के प्रकोप को सेना पर लाने के लिए अंतिम इग्निटिया डालने वाला था जब उसने देखा कि एक उल्का आकाश से उसकी ओर बढ़ रही है। उल्का इतनी तीव्रता से जल रही थी कि माइकल के कपड़े धुआं उगल रहे थे। उसका ध्यान सेना से उल्का पर चला गया। माइकल ने अपनी मुट्ठी को भींचा, उसे काली लपटों से ढक दिया और उल्का की ओर बढ़ा। उल्का ने जमीन पर एक विशाल छाया डाली। जगह अंधेरी हो गई।
उल्का के आकार की तुलना में माइकल छोटा लग रहा था। आकार के बावजूद माइकल ने अपनी पूरी ताकत से उल्का पर मुक्का मारा। उल्का फट गई, जिससे एक शक्तिशाली शॉकवेव चली जिसने जमीन पर मौजूद सेना को नष्ट कर दिया। उनकी टक्कर से ऐसा लगा जैसे कोई परमाणु बम फट गया हो। बहुत से लोगों की सुनने की शक्ति चली गई, क्योंकि बहुत तेज धमाके की वजह से उल्कापिंड के टुकड़े टुकड़े हो गए और वे सेना पर बरस पड़े। माइकल ने हवा में 2 बड़े बड़े जलते हुए पत्थरों को पकड़ा और उन्हें उस व्यक्ति पर फेंक दिया जिसने जादू किया था। उसके फेंकने में इतनी ताकत थी कि आग और भड़क गई। जलते हुए पत्थर आसमान में उड़े और जनरल ज़कारी को लगे। माइकल ने सेना को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसकी हत्या की मंशा छत से ऊपर जा रही थी। उसे जनरल ज़कारी का चेहरा याद आ गया। वह उन लोगों में से एक था जो बूथ के साथ अभयारण्य में गया था। जिस क्षण माइकल ने उसका चेहरा देखा, उसका दिमाग खाली हो गया क्योंकि उसके दिमाग में अत्यधिक क्रोध भर गया था। माइकल बिजली की गति से ज़कारी की ओर भागा। माइकल ने ज़कारी की योजना के बारे में सोचना भी बंद नहीं किया। ज़कारी ने अपने हाथ ऊपर उठाए क्योंकि उसके हाथों से आग की एक धार निकली। उसे उम्मीद थी कि पहली धार माइकल को रोक देगी। हालांकि माइकल ने आग को अनदेखा किया और ज़कारी के ठीक सामने आ गया। ज़कारी को प्रतिक्रिया करने का समय दिए बिना माइकल ने अपनी मुट्ठी घुमाई। ज़कारी ने माइकल के मुक्के को रोकने के लिए सहज रूप से अपने हाथ ऊपर उठाए। जिस क्षण मुक्का ज़कारी के हाथों से टकराया, उसके हाथ सुन्न हो गए। मुक्के की ताकत से ज़कारी उड़ गया। इससे पहले कि माइकल उस पर फिर से हमला कर पाता, ऑस्टिन ने माइकल के सिर पर एक बहुत बड़ा धातु का खंभा गिरा दिया। माइकल ने अपना पैर घुमाया, धातु के खंभे को दूर फेंक दिया। ऑस्टिन ने खंभे पर नियंत्रण खो दिया। ये कम से कम 12 मीटर लंबा और 3 मीटर चौड़ा था। माइकल की किक की ताकत के कारण ऑस्टिन ने खंभे पर नियंत्रण खो दिया। माइकल ने खंभे को पकड़ लिया और ऑस्टिन पर क्रिकेट के बल्ले की तरह घुमाया। जमीन पर जानाली और उसके आदमी आसमान से बरस रहे आग के पत्थरों से बमुश्किल बच पाए। उसकी नज़र खून और उत्परिवर्तित शवों से अटी पड़ी थी। जहां भी वह मुड़ी, उसे जलते हुए शव और खून से लथपथ सैनिक दिखाई दिए। गया के आतंक की छवियां जानाली की आंखों में चमक उठीं। ये सभी जीवन, जानाली ने बड़बड़ाया। खोई हुई जिंदगियों को देखकर उसका दिल दुख गया। हालांकि थूशियन सैनिक सिर्फ अपना काम कर रहे थे, माइकल ने उन्हें नहीं छोड़ा। उसकी नज़र में वे निर्दोष नहीं थे। ये युद्ध था और युद्ध में सब कुछ जायज़ था। अगर थूजिया कोई दूसरा राज्य होता तो माइकल सैनिकों को छोड़ देता क्योंकि उन्होंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। लेकिन थूजिया नहीं। वह थूजिया से बदला लेने के अपने रास्ते में आने वाले किसी भी व्यक्ति का वध कर देता। जनरल ऑस्टिन और जनरल ज़कारी ने घोस्ट को धीमा करने की उम्मीद की। अपनी आत्मा शोधन अवस्था की साधना के बावजूद वे सबसे अच्छे थे और कॉस्मिक ऊर्जा का उपयोग करके साधना करते थे। बूथ ने उन्हें एल्फ के साथ अपनी लड़ाई की निगरानी करने के लिए भेजा। अगर घोस्ट ने एल्फ को हरा दिया होता तो बूथ ने उन्हें घोस्ट से भिड़ने का आदेश दिया। बूथ और जनरल दोनों जानते थे कि वे घोस्ट को नहीं मार पाएंगे, लेकिन उनका उद्देश्य उसे धीमा करना था, उसे मारना नहीं। बूथ को आश्चर्य हुआ। विक्टोरिया ने अचानक घोषणा की कि राजा मैक्सिम बार्न्स कुछ ही घंटों में अपने स्वर्गीय क्लेश को शुरू कर देंगे। वे घोस्ट को राजा मैक्सिम बार्न्स पर उनके स्वर्गीय क्लेश के दौरान हमला करने से रोकना चाहते थे, जब मैक्सिम अपने सबसे कमज़ोर दौर में होंगे। क्लेश में कोई भी बाधा उनकी जान ले सकती थी। ऑस्टिन की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने देखा कि घोस्ट ईश्वरीय गति से उसकी ओर बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उसके जैसे अनुभवी भी क्रोधित अर्धअमर को देखकर कांप उठे। माइकल ने ऑस्टिन को जादू करने का कोई समय नहीं दिया। इसके बजाय उसने ऑस्टिन को उसकी गर्दन से पकड़ा, उसकी काली ढाल निकाली और ढाल को ऑस्टिन के चेहरे पर दे मारा। आपका जनरल कहाँ है? क्या वह चूहे की तरह छिप रहा है? माइकल ने ऑस्टिन से बार बार ढाल से मारते हुए पूछा। तुम हमें नहीं रोक सकते, ऑस्टिन मुस्कुराया। उसके दांत पूरी तरह से खून से लथपथ थे। उसने अपने कुछ दांत भी खो दिए। फिर भी वह मुस्कुराया। उसके चेहरे पर डर या दर्द के कोई निशान नहीं दिख रहे थे। इस बीच नूह आखिरकार थूसिया की राजधानी में उतरा। वह महल की ओर भागा। अरे, वातावरण में ऊर्जा का उतार चढ़ाव हर जगह है। नूह ने अपने दिमाग में एंड्रियास के शब्द सुने। मैं भी इसे महसूस कर सकता हूँ। नूह ने आसमान की ओर देखा। उसे आश्चर्य हुआ कि बर्फबारी बंद हो गई थी। इसके बजाय राजधानी के ऊपर आसमान में एक काला, शक्तिशाली तूफान आ रहा था। यह तूफान इतना बड़ा था कि राजधानी और वेलेरिया के डची को ढक सकता था। यह माइकल और एल्फ के बीच लड़ाई की वजह से नहीं बल्कि राजा मैक्सिम बार्न्स की वजह से था। ठीक वहीं रुक जाओ, नूह ने सैनिकों के एक समूह को उस पर चिल्लाते हुए सुना। उसने देखा कि महल के चारों ओर अनगिनत सैनिक खड़े थे, जो किसी को भी अंदर जाने से रोक रहे थे महल के मैदान में। मैं नूह विंस्टन हूँ, गार्जियन कैप्टन। नूह ने गार्जियन गिल्ड के शिखा के साथ उत्कीर्ण एक सोने की प्लेट निकाली। महल के मैदान के चारों ओर हर सैनिक ने जटिल रूनों के साथ उत्कीर्ण धातु की प्लेट कवच पहना था। वे सभी दांतों तक सशस्त्र थे।
नूह ने तुरंत रूनों को पहचान लिया। उसे कोई संदेह नहीं था कि ये रून एडिथ के हाथ के बने थे। सैनिकों ने कुछ क्षणों के लिए एक दूसरे को देखा। किसी को भी महल के मैदान में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। अंत में सैनिक ने अपना सिर हिलाया। मेरे पास इसके लिए समय नहीं है। नूह ने अपना हाथ उठाया क्योंकि क्षेत्र में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। अचानक सैनिकों के शरीर तनावग्रस्त हो गए। प्रकाश की एक कोमल परत ने उनके शरीर को ढक लिया। वे 1 इंच भी हिले बिना मूर्तियों की तरह खड़े थे। नूह हवा में उछला और महल के दरवाजे के ठीक सामने उतरा। दरवाजे के दोनों ओर खड़े 2 सैनिकों ने नूह पर हमला करने के लिए जल्दी से अपने भाले उठाए, लेकिन नूह ने अपनी तलवार निकाली और उन्हें 1 इंच भी हिलने से पहले ही घुमा दिया। प्रकाश की एक शक्तिशाली लहर ने सैनिकों को एक झटके में मारा और वे तुरंत बेहोश हो गए। एडिथ, नूह की दबंग आवाज़ हवा में गूंज उठी। महल के हर कोने से उसकी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी जा सकती थी। सैनिकों के नूह पर टूट पड़ने के साथ ही हल्का पत्थर बनने का जादू आखिरकार खत्म हो गया। उन्होंने उसे चारों तरफ से घेर लिया। सौभाग्य से एडिथ महल के दरवाजे से बाहर निकल गई। नीचे खड़े हो जाओ, एडिथ ने सैनिकों को आदेश दिया। वह एक दोस्त है, उसकी आवाज़ सैनिकों के बीच गूंज उठी। सैनिकों ने अनिच्छा से अपने हथियार नीचे कर दिए। वे अपनी राजकुमारी की सबसे अच्छी दोस्त को नाराज़ करने की हिम्मत नहीं कर पाए। अपनी पोस्ट पर वापस लौट जाओ, एडिथ ने कहा। सैनिक धीरे धीरे पीछे हट गए, अपनी पोस्ट पर वापस लौट गए। जब नूह उसके पास पहुंचा तो उसने उसकी आंखों में बेचैनी की झलक देखी। जिस तरह से नूह उस पर चिल्लाया और जिस तरह से उसने महल में प्रवेश किया, उसने एडिथ के पेट में एक बुरा एहसास पैदा कर दिया। उसका मन और दिल दोनों सहमत थे कि कुछ बुरा हुआ है। हमें कहीं निजी तौर पर बात करने की ज़रूरत है, नूह ने कहा। एडिथ ने नूह को इतने गंभीर मूड में कभी नहीं सुना था। हमेशा की तरह आकर्षक उसके चेहरे पर मुस्कान कहीं नहीं दिखी। एडिथ ने उसे जल्दी से महल में अपने कमरे में ले गई। रास्ते में नूह ने एक शब्द भी नहीं बोला। तुम्हारी बहन कहाँ है? नूह ने पूछा। एडिथ ने अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर लिया और नूह द्वारा अपनी बहन के बारे में अचानक पूछे गए सवाल पर हैरान हो गई। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो जानता था कि लैला एल्डेन उसकी बड़ी बहन है। अब तक नूह ने कभी भी एडिथ का इस्तेमाल करके लैला के करीब जाने की कोशिश नहीं की थी, जैसा कि दूसरे करते। वह रानी के साथ वैलेरिया गई थी, एडिथ ने जवाब दिया। हमें उसे ढूंढना होगा, नूह ने कहा। क्या हुआ, नूह? तुम चिंतित लग रहे हो, एडिथ ने धीरे से अपना हाथ नूह के कंधे पर रखा। किसी ने इंद्रधनुषी द्वीपों से आत्मा के बच्चे का अपहरण कर लिया है, एडिथ। एडिथ का दिल धड़क उठा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अभी क्या कहा था। एडिथ पीछे की ओर लड़खड़ा गई क्योंकि नूह ने उसे पकड़ लिया, इससे पहले कि वह नीचे गिरती। क्या? एडिथ का चेहरा पीला पड़ गया। नूह ने इस बारे में ज्यादा बात नहीं की क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। आत्मा बच्चे का डार्क लॉर्ड के साथ एक मजबूत संबंध था। ये नूह के लिए यह पता लगाने का एकमात्र तरीका हो सकता है कि मुखौटे के पीछे डार्क लॉर्ड कौन है और उसे अंधेरे से प्रकाश में लाना है। इससे भी बढ़कर नूह बच्चे को बचाना चाहता था। मैं इंद्रधनुषी द्वीपों पर था। किसी ने तुम्हारी बहन के छात्रों को बेहोश कर दिया और बच्चे को ले गया, नूह ने कहा। लेकिन एडिथ हकलाती हुई बोली। लैला ने वादा किया कि एडिथ किसी को भी आत्मा बच्चे या उसके पिता के बारे में नहीं बताएगी। इस वादे ने एडिथ को एक भी शब्द बोलने से रोक दिया। हमारे पास समय नहीं है, एडिथ। अगर तुम बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती हो तो तुम्हें बच्चे के बारे में जो कुछ भी पता है वह सब बताना होगा। जब नूह एडिथ से मिलने जा रहा था तो उसे आश्चर्य हुआ कि एडिथ बच्चे के बारे में जानती है या नहीं। हालांकि जब उसने आत्मा बच्चे के गायब होने का खुलासा किया तो एडिथ ने ऐसा व्यवहार नहीं किया जैसे उसे कुछ भी पता न हो। इसका मतलब था कि एडिथ बच्चे के बारे में जानती थी। नूह के मन में सवाल था कि उसे कितना पता था। बच्चे को कौन ले गया? एडिथ की आंखों से आंसू बह निकले। किसी कारण से उसे लगा कि यह उसकी गलती थी। यही मैं पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहले तुम्हें मुझे बच्चे के बारे में सब कुछ बताना होगा, नूह ने एडिथ के कंधे हिलाए। मैं नहीं बता सकता, मैंने लैला से वादा किया था। यहाँ एक बच्चे की जान दांव पर लगी है, एडिथ। एक टूटा हुआ वादा एक मरे हुए बच्चे से बेहतर है। नूह एडिथ के करीब झुका और उसकी आंखों में देखने के लिए उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरा विश्वास करो, माइकल की तरह नूह ने भी लोगों पर एक प्रयास किया। अगर माइकल लोगों को उससे डराता था तो नूह लोगों को उस पर भरोसा दिलाता था। इसलिए जब नूह ने एडिथ की आंखों में देखा और उससे उस पर भरोसा करने के लिए कहा तो उसने पूरी तरह से उस पर भरोसा किया। उसके शब्दों ने उसकी आत्मा को शांत किया और उसे शांत किया। आखिरकार एडिथ ने एक गहरी सांस ली। मुझे माफ़ कर दो, लैला, एडिथ ने अपनी सांस के नीचे बड़बड़ाया। उसने लैला द्वारा बताई गई हर बात नूह को बतानी शुरू की। एडिथ ने कहानी की शुरुआत घोस्ट और लैला की मुलाकात से लेकर विश्वासघाती महासागर की उनकी यात्रा तक की। एंड्रियास और नूह ने एडिथ की बात को पूरी तरह से सुनकर चौंक गए।
लेकिन नूह को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। अगर कोई लैला की आत्मा को बचा सकता था तो वह घोस्ट था। लेकिन घोस्ट कैसे बच गया, इस तथ्य की तुलना में कोई फर्क नहीं पड़ता कि घोस्ट असली डाक हो सकता है लॉर्ड। नूह को इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ। किसी कारण से उसका पूरा शरीर कांप उठा। नूह जानता था कि जिस दिन उन्हें डार्क लॉर्ड की असली पहचान मिल जाएगी सब कुछ बदल जाएगा। एंड्रियास और नूह दोनों को ही यकीन नहीं था कि डार्क लॉर्ड बिना लड़े हार जाएगा। नूह और गार्जियन गिल्ड डार्क लॉर्ड से लड़ने के करीब भी नहीं थे। पिछली बार जब नूह का सामना डार्क लॉर्ड से हुआ था तो उसने नूह के परिवार को लगभग मार ही डाला था। अगर घोस्ट डार्क लॉर्ड था तो उसने अपने परिवार को क्यों बचाया? नूह घोस्ट को डार्क लॉर्ड के रूप में सोचने में असमर्थ था। नूह ने एंड्रियास की आवाज़ सुनी। नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि घोस्ट डार्क लॉर्ड है शिक्षक। हम दोनों जानते थे कि डार्क लॉर्ड घोस्ट को मारने की कोशिश कर रहा था, नूह ने एंड्रियास से मानसिक रूप से कहा। यहाँ तक कि एंड्रियास को भी संदेह होने लगा। नूह, तुम्हें बच्चे को ढूंढना होगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसके बाद लैला का सामना कैसे करूंगा। एडिथ के शब्दों ने नूह को उसकी सदमे की स्थिति से वापस लाया। एडिथ के चेहरे से बहते आंसुओं को देखकर नूह ने आह भरी। उसने धीरे से उसके चेहरे से आंसू पोंछे। बूथ! अचानक पूरी राजधानी में एक गड़गड़ाहट की गूंज गूंज उठी। महल सचमुच कांप उठा। घोस्ट! नूह ने आवाज़ पहचान ली। घोस्ट की चीख की गूंज सुनकर एडिथ का शरीर तनाव में आ गया। नूह तुरंत कमरे से बाहर निकल गया और महल के बाहर चला गया। बूथ कहाँ है? नूह ने बाहर जाते हुए पूछा। रानी वेलेरिया और मेरी बहन के साथ। शिट! नूह ने अंदर से गाली दी। नूह एडिथ के साथ बाहर भागा। महल का मैदान पहले की तुलना में अधिक अंधेरा लग रहा था। उसने आसमान की ओर देखा तो पाया कि एक तूफान आ रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे माइकल जहां भी जाता है तूफान लेकर आता है। तूफान का कारण माइकल से निकलने वाली ऊर्जा विकिरण थी। इसने प्रकृति को ही नुकसान पहुंचाया। सैनिक अपनी जान देकर महल की रक्षा करने के लिए तैयार थे। हालांकि घोस्ट को सैनिकों की कोई परवाह नहीं थी। नूह ने घोस्ट को करीब से देखा तो पाया कि वह 2 शवों को ले जा रहा था। चूंकि वह आसमान में बहुत दूर था इसलिए नूह शवों को पहचान नहीं पाया। थूसिया के कुछ प्रतिनिधियों ने बातचीत करने के लिए घोस्ट की ओर उड़ने की हिम्मत की। घोस्ट एक सुनहरे बालों वाला आदमी समूह का नेतृत्व कर रहा था। जब घोस्ट ने शवों को आसमान में फेंका और उस पर टूट पड़ा तो उसका शरीर हिल गया। बूथ कहाँ है? घोस्ट ने पूछा। उसके स्वर से निकलने वाली हत्या की मंशा ने सुनहरे बालों वाले आदमी को कांपने पर मजबूर कर दिया। अगर तुम मुझे जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मार डालूंगा और उनके शवों को सीवर में फेंक दूंगा। यह एक वादा है? माइकल ने पूछा। उसकी आवाज़ ठंडी थी। आदमी को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। माइकल को डर के विष का इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि वह आदमी पहले से ही डरा हुआ दिख रहा था। वह वेलेरिया के पास गया। अच्छा, नोहा ने सोचा कि घोस्ट उस आदमी को जाने देगा। इसके विपरीत जिस क्षण उस आदमी ने घोस्ट को सच में उत्तर दिया उसने उस आदमी की गर्दन तोड़ दी और उसके पीछे आकाश में मंडरा रहे 3 आदमियों पर शरीर फेंक दिया। वे अपने साथी की मौत से स्तब्ध थे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते नोहा ने एक हवा के ब्लेड को उनके शरीर को 2 हिस्सों में काटते हुए देखा। वह अब और नहीं खेल रहा था। नोहा ने एंड्रियास को सुना। नोहा ने घोस्ट को और अधिक लोगों की जान लेने से रोकने के लिए आकाश की ओर गोली चलाने की कोशिश की। उसे आश्चर्य हुआ कि एंड्रियास ने उसके शरीर को ऐसा करने से रोक दिया। हम घोस्ट के बारे में पर्याप्त नहीं जानते हैं और तुम आधे अमर से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो, एंड्रियास ने गुर्राहट के साथ कहा। उस समय घोस्ट बादलों में गायब हो गया। उसने आकाश में फेंके गए शरीरों को बीच में ही पकड़ लिया। हमें वेलेरिया के पास जाना होगा, एडिथ ने कहा। वह घबरा गई। हालांकि उसने घोस्ट को लोगों की हत्या करते देखा था लेकिन उसका लहजा अजीब था। वह वाकई पागल लग रहा था। मैं वहां जाऊंगा। तुम डायमंड वैली जाओ, जानाली को बुलाओ और राजधानी और वेलेरिया में सभी को निकालने का कोई रास्ता खोजो, नूह ने एडिथ को आदेश दिया। अपनी कलाई के एक झटके से उसने एक टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल निकाला। ये लो, ये तुम्हें डायमंड वैली तक ले जाएगा, नूह ने स्क्रॉल एडिथ को दिया। बिना समय बर्बाद किए नूह धनुष से निकले तीर की तरह आकाश की ओर उड़ गया। वह घोस्ट की दिशा में उड़ गया और एक प्रकाश निशान छोड़ गया। जब वह राजधानी छोड़ रहा था तो चर्च के पवित्र रक्षकों का एक समूह महल के पास पहुंचा। अंत में पवित्र चर्च को रिकॉर्डिंग मिली जिसमें ब्लड प्रिंस ने राजा मैक्सिम के साथ काम करने की बात स्वीकार की। राजधानी छोड़कर माइकल सीधे वेलेरिया की डची की ओर बढ़ गया। बूथ के दयनीय जीवन को समाप्त करने का समय आ गया था। वेलेरिया की डची, जिसे पहले बर्निया के नाम से जाना जाता था, पहाड़ियों और हरी भरी उपजाऊ भूमि वाला एक सुंदर ग्रामीण इलाका था। यह इलाका छोटे छोटे तालाबों, झीलों और राजसी नदियों से अटा पड़ा था। जब से बूथ वेलेरिया का ड्यूक बना उसने इसे पर्यटन, व्यवसाय और खेती के साथ एक पावरहाउस में बदल दिया। उसके शासन के कुछ ही महीनों में वेलेरिया की डची एक पर्यटन स्थल बन गई।
राजा मैक्सिम ने अपनी पत्नी वेलेरिया के नाम पर डची का नाम रखा, क्योंकि जब वह पहली बार इस जगह पर गया था तो वह इसकी प्राकृतिक सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गया था। इसने उसे पहली बार वेलेरिया पर अपनी नज़र डालने की याद दिला दी। वेलेरिया की अधिकांश आबादी एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित महल के आसपास केंद्रित थी। पहाड़ी पर 2 महल थे, एक हाल ही में बूथ द्वारा बनाया गया था और दूसरा इथलिन के शाही परिवार का था। किसी भी महल से कोई भी पूरे वेलेरिया और आसपास की डची, डायमंड घाटी को देख सकता था। बूथ के महल के विपरीत इथलन शाही परिवार के महल में एक आदर्श रक्षा के लिए विभिन्न सामरिक स्थानों पर बनाए गए 6 मजबूत गोल टावर थे। वे पीले पत्थर से बनी मजबूत भारी दीवारों से जुड़े हुए थे। परिष्कृत खिड़कियां दीवारों पर एक असममित पैटर्न में उदारतापूर्वक बिखरी हुई थीं, साथ ही तीरंदाजों और तोपखाने के लिए सममित छेद भी थे। चौड़े धातु के दरवाजों वाला एक बड़ा गेट, एक पुल और मजबूत सुरक्षा ने महल के मैदान की रक्षा की। वेलेरिया के लगभग सभी नागरिक महल के आसपास रहते थे, इसलिए महल की दीवारों के बाहर मैदान में छोटी इमारतें, घर और अन्य संरचनाएं थीं। ये महल स्पष्ट रूप से समय की कसौटी पर खरा उतरा था। दीवारों की चट्टानें पुरानी हो गई थीं और दरारों के अंदर बेलें और पौधे उगाए थे। कई बिल्डर महल के नवीनीकरण पर काम कर रहे थे। बूथ का महल इस महल से कम 2 गुना बड़ा था। इस छोटे महल के अंदर रानी वेलेरिया जनरल बूथ का पीछा करते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ी। उसे आश्चर्य हुआ कि वह अपने प्रसिद्ध युद्ध कवच में था, जिसे शाही ड्रैगन के तराजू से बनाया गया था। कवच में एक सपाट शीर्ष हेलमेट, आधा नुकीला चेहरा रक्षक और आंखों के लिए 2 नुकीले छिद्र थे। माथे के क्षेत्र से जुड़ा एक लंबा सींग था। कंधे गोल, लंबे और विशाल थे। वे प्रत्येक तरफ एक भेड़िए के सिर से सजे थे। बाकी कवच एक लाल लाल ड्रैगन के छोटे तराजू की कई परतों से बना था। इसने पूरे सामने और पीछे के हिस्से को कवर किया, लेकिन अटैचमेंट स्ट्रैप ने भुजाओं के नीचे के हिस्से को खुला छोड़ दिया। मैं यहाँ क्यों हूँ और विक्टोरिया के साथ क्यों नहीं? रानी वेलेरिया ने पूछा। ये सबसे सुरक्षित जगह है जहाँ आप हो सकते हैं, आपकी शाही महारानी, बूथ ने कहा। ऐसा क्यों है? वेलेरिया ने पूछा। क्योंकि यह मेरा क्षेत्र है, बूथ ने कहा। उसने ये कहने की हिम्मत नहीं की कि उसके महल में भूत के खिलाफ सुरक्षा उपाय के रूप में आत्मा का बच्चा है। चूंकि लैला उनके साथ थी, इसलिए बूथ को उन्हें अपने महल के बजाय इस महल में लाना पड़ा। उसे रानी वेलेरिया को तब तक सुरक्षित रखने का आदेश दिया गया जब तक कि राजा मैक्सिम बार्न्स अपना स्वर्गीय क्लेश पूरा नहीं कर लेते। अगर बूथ राजधानी में होता तो भूत उन पर सीधा हमला कर सकता था, जिससे स्वर्गीय क्लेश बाधित हो जाता। इसलिए विक्टोरिया ने भूत को राजधानी से जितना संभव हो सके दूर रखने की योजना बनाई। विक्टोरिया ने इस तथ्य की रक्षा की कि मैक्सिम बार्न्स कुछ ही घंटों में अपनी जान देकर स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर कर देगा। केवल बूथ और राजा मैक्सिम बार्न्स के कुछ करीबी सदस्यों को ही इस बारे में पता था। यहाँ तक कि माइकल को भी लगा कि स्वर्गीय क्लेश को ट्रिगर करने में कुछ दिन लगेंगे। आखिरकार बूथ, लैला और रानी वेलेरिया उसके लिए निर्दिष्ट कमरे में पहुंच गए। लैला कमरे के चारों ओर अनगिनत रून महसूस कर सकती थी, लेकिन उसे संदेह था कि अगर भूत ने उसे मारने का फैसला किया तो वे रानी वेलेरिया को सुरक्षित रख पाएंगे। उसकी आंखों में गुस्सा देखने के बाद उसे यकीन नहीं था कि वह वेलेरिया को जीवित रहने देगा या नहीं। कोई भी व्यक्ति वेलेरिया को माफ कर सकता है और केवल विक्टोरिया और मैक्सिम बार्न्स को मार सकता है, लेकिन घोस्ट को नहीं। आरामदायक कमरे में एक बड़ा बिस्तर था जिस पर आरामदायक लाल कंबल थे। चिमनी जल रही थी, जो हवा में ठंड से लड़ने के लिए आवश्यक गर्मी दे रही थी। लैला हवा की गड़गड़ाहट सुन सकती थी और खिड़की से हर सेकंड बर्फबारी को बदतर होते हुए देख सकती थी। मौसम को देखते हुए कोई भी बता सकता था कि तूफान दूर नहीं है। बूथ, रानी वेलेरिया ने बूथ की आंखों में देखा। पहली बार वेलेरिया ने उसकी आंखों में बेचैनी का संकेत देखा। बूथ को अपनी जिंदगी की चिंता नहीं थी, बल्कि विक्टोरिया और उसके परिवार की। वह मजबूत था, लेकिन आधे अमर से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। क्या आप चिंतित हैं? रानी वेलेरिया ने पूछा। वह बूथ को बचपन से जानती थी। वे व्यावहारिक रूप से एक साथ बड़े हुए थे, इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि बूथ वेलेरिया का सबसे अच्छा दोस्त था। अंदर ही अंदर वह खुद को एक मासूम, प्यारे छोटे लड़के को हत्या की मशीन में बदलने के लिए दोषी मानती थी। अगर उसने बूथ को मैक्सिम बार्न्स से नहीं मिलवाया होता तो बूथ शांति से अपना जीवन जी रहा होता और मैक्सिम बार्न्स के आदेश के तहत अभयारण्य को कभी नष्ट नहीं करता। महाराज, मुझे चिंता क्यों होगी? बूथ ने अपना सिर हिलाया। लैला उन दोनों को रोते हुए देखने के मूड में नहीं थी। जहां तक उसका सवाल था, वे बस कर्म का सामना कर रहे थे। वह खिड़की की ओर चली गई। वेलेरिया के लोग अभी भी यहाँ थे। जाहिर है, बूथ ने अपने लोगों को निकालने के विचार को अस्वीकार कर दिया क्योंकि यह कमजोरी का संकेत होगा। अब तक विक्टोरिया या बूथ ने नहीं सोचा था कि घोस्ट निर्दोष नागरिकों को नुकसान पहुंचाने के लिए इतना निर्दयी होगा। बूथ के दिमाग में ये लोग उसके लिए एक सुरक्षा कवच की तरह थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि वे कितने गलत थे।
जब तक मैं यहाँ हूँ महामहिम, आपको या किसी को कुछ नहीं होगा, बूथ ने कहा। हमें बस कुछ और घंटे चाहिए। महामहिम के स्वर्गीय क्लेश से बाहर आने के बाद वे स्वयं घोस्ट का ख्याल रखेंगे। बहुत ज्यादा आश्वस्त मत होइए, लैला ने सोचा, अभी भी बाहर शहर को देख रही थी। घोस्ट मूर्ख नहीं है, वह जानता है कि स्वर्गीय क्लेश में बाधा डालना उसकी जीत सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका है, लैला ने खुद से कहा। विक्टोरिया के साथ कौन है? रानी वेलेरिया अपनी बेटी के बारे में बहुत चिंतित थी। आखिरकार विक्टोरिया घोस्ट का मुख्य लक्ष्य थी। अचानक उन सभी ने आसमान में एक गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनी। लैला ने आसमान की ओर देखा और क्षितिज पर कई उड़ते हुए जहाज देखे। वेलेरिया और बूथ खिड़कियों पर लैला के साथ आ गए। बूथ को पाल पर गार्जियन गिल्ड का प्रतीक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। द गार्जियंस। रानी वेलेरिया ने गार्डियंस को आखिरकार अपनी उपस्थिति देखकर थोड़ी राहत महसूस की। इस बिंदु पर वह जो भी बैकअप प्राप्त करती है उसे ले सकती है। उड़ने वाले जहाज धीरे धीरे महल की ओर बढ़े। लैला 12 जहाज़ों की गिनती कर सकती थी। हालांकि ऐसा नहीं लग रहा था कि वे युद्ध के लिए बनाए गए थे। इसके बजाय ये जहाज़ बड़ी मात्रा में माल ले जाने के लिए बनाए गए थे। सच कहूं तो लैला गार्डियन जहाज़ों को देखकर हैरान थी। यह कोई रहस्य नहीं था कि गार्डियन पिशाचों के साथ अपने संबंध के कारण आर्थिक रूप से अपंग अवस्था में थे। चूंकि उन्होंने अपने राजनीतिक झगड़ों के बावजूद इन जहाज़ों को भेजा था, इसलिए लैला बता सकती थी कि कोई शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति इसमें शामिल है। मुत्रद एक जहाज़ पर खड़ा था। वह डार्क लॉर्ड को पकड़ने के लिए थूसिया में था, क्योंकि उसे एक अज्ञात स्रोत से खबर मिली कि डार्क लॉर्ड थूसिया में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा। चूंकि मुत्रद के पास कोई अन्य सुराग नहीं था, इसलिए उसके पास थूसिया आने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अपने रास्ते में उसने डायमंड वैली में घोस्ट द्वारा किए गए विनाश को देखा। उसने लगभग पूरे डची को खंडहर में बदल दिया। नीचे जाओ और जितनी जल्दी हो सके लोगों को निकालो। मुत्रद ने अपनी नज़र अपने बगल के जहाज पर लाल बालों वाली लड़की पर घुमाई। वह कम समय में लोगों को बचाने के लिए एक टीम बनाने में कामयाब रही। मुत्रद गिल्ड में एक गैर कुटिल संरक्षक को देखकर आश्चर्यचकित था। मुत्रद ने देखा कि संरक्षक वेलेरिया में सभी को निकालने के लिए जहाज से नीचे कूद रहे हैं। उसे लोगों की कोई परवाह नहीं थी। वह यहाँ केवल इसलिए आया था ताकि डार्क लॉर्ड को पकड़ सके, या कम से कम अपनी आंखों से डार्क लॉर्ड को अच्छी तरह देख सके। अपने बड़ों से सुनने के बाद कि डार्क लॉर्ड रॉयल लैंड में घोस्ट पर हमला करने के समय कितना शक्तिशाली था, मुराद को संदेह था कि वह डार्क लॉर्ड के खिलाफ खड़ा हो सकता है। जब तक उसके बड़ों ने उन पूर्वजों को नहीं बुलाया जो सदियों से एकांत में खेती कर रहे हैं, तब तक कोई भी उसे नहीं जानता था कि डार्क लॉर्ड को रोका जा सकता है। डार्क लॉर्ड की तुलना में उसकी नज़र में बाकी सभी धमकियां बचकानी लग रही थीं। हमारे पास समय नहीं है लोगों। उसके आने से पहले जितने लोगों को तुम ला सकते हो जहाज पर ले आओ। जानाली की प्रमुख आवाज़ हवा में गूंज उठी। जब तक वह थूसिया के लोगों को नहीं बचा लेती, उसने गया को पकड़ने के बारे में भूलने का फैसला किया। जानाली के आदेश देना बंद करने के बाद सब कुछ मौत जैसा शांत हो गया। यह एक भयानक सन्नाटा था, सचमुच तूफान से पहले की शांति। अचानक एक गड़गड़ाहट ने सन्नाटे को चीर दिया। आसमान में गड़गड़ाहट जारी थी। मुत्रद धीरे धीरे घूमा। उसने देखा कि क्षितिज का रंग गहरा होता जा रहा है। बर्फीली नीली बिजली आसमान में चमक रही थी, जिससे अंधेरे आसमान में रोशनी का एक चमकीला जाल बन गया। 1 मील दूर से भी मुत्रद आने वाले तूफान की तीव्रता को महसूस कर सकता था। बर्फबारी रुक गई, मानो उसे आने वाली बात का डर हो। हवा का झोंका धीरे धीरे और भी तेज होता गया। इससे जहाज कांपने लगे। मुराद ने पहले कभी इतना तीव्र तूफान नहीं देखा था या उसका अनुभव नहीं किया था। सुबह का समय था, फिर भी कोई इस पर यकीन नहीं कर सकता था। अंधेरे की वजह से दिन रात जैसा लग रहा था। तूफान धीरे धीरे उनके पास आ रहा था। पेड़ एक तरफ झुक गए, हवा की वजह से लगभग उखड़ गए। यहाँ तक कि मुत्रद को भी संतुलन खोने से बचने के लिए जहाज की रेलिंग को पकड़ना पड़ा। सर्दियों के बादलों के बीच से झांकती हुई हल्की रोशनी धीरे धीरे गायब हो गई। इसके बजाय आसमान में अंधेरा छा गया। मुत्रद समेत सभी को लगा कि तूफान की वजह से यह अंधेरा हुआ है। हालांकि यह अंधेरा ही था जिसने इस तूफान को पैदा किया। जब अंधकार का देवता क्रोधित हुआ तो प्रकृति को भी उसका क्रोध सहना पड़ा। कुछ ही मिनटों बाद मुत्रद ने तूफानी बादलों के नीचे एक आकृति देखी। वह चारों ओर से चमकती हुई सुनहरी बिजली की चमक से घिरा हुआ था। हवा में बिजली के कारण उसके बाल खड़े हो गए। जैसे जैसे सेकंड बीतते गए, जहाज़ों को स्थिर रखना मुश्किल होता गया। हवा बहुत तेज थी। वह यहाँ है, जानाली चिल्लाया। सभी अभिभावकों और मुत्रद ने घोस्ट को बिजली की चमक से घिरा हुआ देखा। वह सचमुच थूशियनों के लिए एक तूफान ला रहा था। जब घोस्ट वेलेरिया के चारों ओर घास के मैदान से उड़ गया तो उसकी गति ने उसके रास्ते में आने वाले पेड़ों को उखाड़ दिया। पेड़ कागज के पक्षियों की तरह हवा में बेतरतीब ढंग से उड़ रहे थे। अगर तूफान इतना भयानक नहीं था तो कई बिजली जमीन पर गिर गई।
मुत्रद ने देखा कि हवा से बचने वाले पेड़ बिजली गिरने पर राख में बदल गए। सभी तत्वों ने वेलेरिया में कहर बरपाया। मुत्रद के जहाज के कप्तान ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके पतवार को घुमाया। वह आखिरकार जहाज को घोस्ट के रास्ते से दूर ले जाने में कामयाब रहा। मुत्रद ने धूल को अपनी आंखों में जाने से रोकने के लिए अपना हाथ अपनी आंखों के सामने रखा। घोस्ट जितना उनके करीब गया, हवा उतनी ही तेज होती गई। मुत्रद के जहाज के आगे से उड़ने से पहले उसे घोस्ट की सिर्फ एक झलक मिली। मुत्रद का जहाज मुश्किल से उससे बच पाया। मुत्रद के गाल पर कुछ टपका। उसने उसे झटक दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी आंखें खून। मुत्रद को नहीं लगा कि खून उसके चेहरे से आया है। उसने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। भूत के उसके पास से उड़ते हुए छवि को फिर से देखा। उसके दिमाग में भूत के हाथ में एक शरीर की धुंधली सी याद आ गई। उसे एहसास हुआ कि खून शरीर से आया होगा। महल के भीतर लैला ने भूत को महल के करीब आते देखा। भूत ने रानी वेलेरिया को अपने शरीर से बचाया क्योंकि शाही रक्षकों ने भूत से लड़ने के लिए महल को घेर लिया था। दूसरी ओर जानाली मुत्रद के जहाज पर कूद गया। क्या तुम उनकी मदद नहीं करने जा रहे हो? जानाली ने पूछा। राज्यों के बीच युद्ध में हस्तक्षेप करना मेरा कर्तव्य नहीं है, मुत्रद ने कंधे उचका दिए। तो तुम यहाँ खड़े होकर कुछ नहीं करने जा रहे हो? फिर तुम यहाँ क्यों आए? जानाली गुस्से में दिख रहा था। मैं बिल्कुल यही करने जा रहा हूँ, मुत्रद ने शांति से कहा। उसे इस युद्ध की कोई परवाह नहीं थी, खासकर जब तुशियन ने इसे शुरू किया था। अनेक लोग हैं जो डार्क लॉर्ड से भी बदतर हैं, लेकिन आपको हीरो बनने के लिए उसकी ज़रूरत है। जानाली के शब्दों ने मुतराद को भौंचक्का कर दिया। वह जहाज़ के किनारे पर खड़ी हो गई और अपना सिर थोड़ा घुमाया। एक सच्चा हीरो वह होता है जो अपने दुश्मन से लड़ने के बजाय जान बचाना चुनता है, जानाली ने गोता लगाने से पहले कहा। उस पल भूत के महल के पीछे आकाश में एडिथ और नूह दिखाई दिए। जिस पल नूह वेलेरिया पहुंचा, उसका स्वागत आने वाले तूफान ने किया। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया क्योंकि प्रकाश की एक लहर पूरे देश में फैल गई, जिसमें 2 महल भी शामिल थे। वहां नूह ने भूत के महल के पीछे छोटे महल की ओर इशारा किया। वह और एडिथ महल की ओर दौड़े। भूत के कई सैनिक महल के चारों ओर मानव ढाल बनाने के लिए आकाश में चढ़ गए। जादूगरों ने बाधा मंत्रों का जाप करना शुरू कर दिया क्योंकि दोनों महलों के चारों ओर एक विशाल चमकता हुआ गुंबद दिखाई दिया। उन्हें उम्मीद थी कि ऊर्जा ढाल घोस्ट को धीमा कर देगी। उन्हें सभी को कुछ घंटों के लिए घोस्ट को व्यस्त रखने का आदेश दिया गया था, जब तक कि उनके राजा ने अपना स्वर्गीय क्लेश समाप्त नहीं कर दिया। सभी को उम्मीद थी कि स्वर्गीय क्लेश 5 दिनों तक चलेगा, जैसे कि घोस्ट का स्वर्गीय क्लेश। अंधेरे में सुनहरा अवरोध चमक रहा था। घोस्ट से लड़ने के लिए फ्यूजन स्टेज के कुछ योद्धा अवरोध के पीछे मंडरा रहे थे। हालांकि उन्हें पता था कि वे घोस्ट के खिलाफ नहीं लड़ सकते, फिर भी उन्होंने जनरल बूथ के आदेशों का पालन किया। वे सैनिक थे और परिणाम चाहे जो भी हो, अपने जनरलों का पालन करना उनका कर्तव्य था। जब माइकल अवरोध से सिर्फ 50 या इतने मीटर दूर था तो उसकी आंखों से काली किरणें निकलीं और अवरोध से टकराईं। बिंदु के चारों ओर कई दरारें बनने से अवरोध खुद ही कांप उठा जहां माइकल की काली किरणें उस पर पड़ीं। जल्द ही अवरोध टूट गया, जिससे उसमें 1 मीटर रेडियस का छेद बन गया। लैला खिड़कियों से एक तरफ हट गई, हवा में उड़ती किसी चीज को देखते हुए। खिड़की टूट गई क्योंकि कोई चीज जोरदार आवाज के साथ फर्श पर गिरी। आह! रानी वेलेरिया चिल्लाए। उन सभी ने देखा कि 2 शव अपनी खाल उधेड़े हुए जमीन पर पड़े थे। एक शव पर ऑस्टिन नाम लिखा था और दूसरे पर ज़कारी लिखा हुआ था और उनकी छाती पर जला हुआ था। बूथ ने ऑस्टिन और ज़कारी के साथ दशकों बिताए थे, लेकिन उस पल वह उनमें से किसी को भी पहचान नहीं पाए। लैला इस बात से स्तब्ध थी कि घोस्ट ने उन्हें कितनी बेरहमी से मार डाला। एक मरहम लगाने वाले के रूप में वह बता सकती थी कि वे जिंदा ही खाल उधेड़े गए थे। उसने कभी नहीं सोचा था कि घोस्ट इतनी हिंसा और क्रूरता करने में सक्षम था। बूथ! एक जोरदार दहाड़ ने पूरे महल को हिला दिया। सैनिक कांप उठे। माइकल की नज़र महल पर टिकी हुई थी। अपनी एक्स-रे दृष्टि का उपयोग करके वह कमरे में सभी को देख सकता था। वह शब्दों से परे क्रोधित था। ऑस्टिन और ज़कारी को मारने से पहले उसे पता चला कि यह कोई और नहीं बल्कि बूथ था, जिसने उन्हें सुरक्षा उपाय के रूप में आत्मा बच्चे का अपहरण करने का आदेश दिया था। दोनों जनरलों ने बूथ के स्थान को तब तक गुप्त रखने में कामयाबी हासिल की जब तक कि माइकल ने उनकी खाल को जिंदा नहीं नोचना शुरू कर दिया। अफसोस कि उन्हें वह स्थान नहीं पता था जहां बूथ बच्चे को रख रहा है, लेकिन माइकल ने किसी न किसी तरह बूथ से जानकारी निकालने की योजना बनाई। महल से किसी को बाहर न आते देख माइकल ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुरंत ही बिजली के सुनहरे बोल्ट उसकी मुट्ठी को ढक गए। वे उसके हाथ के चारों ओर भिनभिनाती मधुमक्खियों की तरह चटकने लगे। जादूगरों ने अपनी ऊर्जा अपने मंत्रों में डाल दी, जिससे अवरोध मजबूत हो गया। माइकल की विनाश की आंखों से बना छेद धीरे धीरे बंद हो गया। माइकल ने अपने दोनों हाथ अवरोध की ओर उठाए, क्योंकि दोनों हाथों से बिजली का एक बोल्ट निकला।
जिस क्षण बिजली के बोल्ट अवरोध से टकराए, अवरोध कांप उठा। अवरोध में लहरें दिखाई दीं। माइकल ने बूथ को धमकी दी, अगर मैं वहां आया तो मैं अंदर मौजूद सभी लोगों को मार डालूंगा। जादूगरों को बेकाबू पसीना आ गया। वे सभी कांप रहे थे, अवरोध को बरकरार रखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि अवरोध धीरे धीरे अपनी चमक खो रहा था। अवरोध में कई दरारें दिखाई दे रही थीं। उसकी आंखों से निकलने वाली काली किरणों से पहले उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं। उसने इग्निटिया और विनाश की आंखों का एक साथ इस्तेमाल किया। बिजली के बोल्ट कहाँ टकराए, इस पर किरणों को केंद्रित करने के बजाय माइकल ने किरणों को जादूगरों में से एक पर फेंका। चूंकि डार्क लपटों ने आइज ऑफ डूम को मजबूत किया था, इसलिए यह बिजली के बोल्टों की तुलना में तेजी से सुनहरे अवरोध को भेदती चली गई। ग्ररिग, एक जादूगर ने खून की खांसी की। उसने नीचे देखा तो पाया कि उसकी छाती में से काली किरणें घुस रही थीं। वह मृत अवस्था में आकाश से नीचे गिर गया। एक और जादूगर छाती में छेद के साथ आकाश से नीचे गिरा। माइकल की किरण ने सुनहरे अवरोध को चीर दिया और कई जादूगरों को मार डाला। अंततः अवरोध टिमटिमा गया क्योंकि बिजली के बोल्टों ने ढाल को चकनाचूर कर दिया। माइकल टूटी हुई खिड़की से महल में प्रवेश करने वाला था जब बूथ ने खुद को दिखाने का फैसला किया। आखिरकार माइकल और बूथ लगभग 2 साल बाद एक दूसरे से मिले। पिछली बार जब वे मिले थे तो बूथ ने अब्रास को लगभग पीट पीट कर मार डाला था। हालांकि जब वे दोनों लड़े तो अब्रास गंभीर रूप से घायल हो गया। यह एक निष्पक्ष लड़ाई नहीं थी, ठीक वैसे ही जैसे अभी है। माइकल के शरीर से काली किरणें और चटकती बिजली के बोल्ट गायब हो गए। एक बार फिर से जगह में सन्नाटा छा गया। केवल चीखती हवा ने आवाज उठाने की हिम्मत की। बच्चा कहाँ है? माइकल ने पूछा। बूथ के चेहरे पर शैतानी मुस्कान उभर आई। जब मैं ये कहता हूं तो मेरा विश्वास करो, अगर तुम शाही परिवार में किसी के एक बाल को भी नुकसान पहुंचाओगे तो तुम बच्चे को कभी नहीं पा सकोगे, बूथ ने कहा। नूह ने जमीन से उनकी बातचीत देखी। वह जानाली को लोगों को निकालने में मदद कर रहा था। अचानक माइकल बूथ की नज़रों से ओझल हो गया। घोस्ट के अचानक गायब होने से सैनिक चौंक गए। बूथ को आश्चर्य हुआ जब वह एक बार फिर रानी वेलेरिया को अपने हाथ में लेकर प्रकट हुआ। बूथ स्तब्ध रह गया। तुम मरोगी चाहे तुम मुझे बताओ कि बच्चा कहाँ है या नहीं, माइकल ने वेलेरिया की गर्दन को दबाया जबकि उसके पैर बेतहाशा लड़खड़ा रहे थे। सवाल यह है कि क्या तुम उसे मरने देना चाहते हो? माइकल ने पूछा। माइकल को वेलेरिया की जान लेते देख एडिथ उसकी ओर उड़ने की कोशिश करती है, लेकिन नूह उसे रोक देता है। उसने घोस्ट और बूथ के बीच की बातचीत सुनी और निष्कर्ष निकाला कि बूथ ही वह व्यक्ति है जिसने बच्चे को ले लिया। नूह घोस्ट को रोकना चाहता था, लेकिन एंड्रियास के पास कुछ और ही योजना थी। एंड्रियास नूह को घोस्ट से लड़ने और मरने देने के लिए तैयार नहीं था, इससे पहले कि वे ये पुष्टि कर सकें कि घोस्ट डार्क लॉर्ड है। भले ही वे इसकी पुष्टि कर दें, नूह उससे लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। अंदर से एंड्रियास चाहता था कि घोस्ट वेलेरिया को मार डाले क्योंकि वह चाहता था कि नूह देखे कि वह क्या करने में सक्षम है। जब तक नूह को सचमुच विश्वास न हो जाए कि डार्क लॉर्ड एक बुराई है जिसे जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए, तब तक उसके पास उसे हराने का संकल्प नहीं होगा। अपनी रानी को खतरे में देखकर सैनिक सुनहरे गुंबद से बाहर भागे। कुछ तलवारें उठाकर माइकल पर टूट पड़े जबकि कुछ ने जादू कर दिया। हालांकि जैसे ही वे गुंबद से बाहर निकले, माइकल से एक गोलाकार लहर निकली। सैनिक चीख उठे और एक पल में राख में बदल गए। रानी वेलेरिया का चेहरा बैंगनी हो गया। उसके पैर धीरे धीरे चलना बंद हो गए। रुको, बूथ चिल्लाया। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उस बच्चे को मार डालूंगा, बूथ दहाड़ा। उनकी बातें सुनकर लैला कांप उठी। घोस्ट और बूथ एक बच्चे के बारे में बात कर रहे थे और किसी कारण से डर ने उसके दिल को जकड़ लिया। वह घोस्ट से मिलने के लिए छेद से बाहर निकली। वह जानना चाहती थी कि उसका बच्चा सुरक्षित है या नहीं। बूथ ने देखा कि लैला उनकी ओर उड़ रही है। बिजली की गति से बूथ ने लैला को पकड़ लिया और उसके गले में खंजर डाल दिया। लैला चौंक गई। न केवल उसे बल्कि नूह और एडिथ को भी उम्मीद नहीं थी कि बूथ ऐसा कदम उठाएगा। अब माँ और बच्चा मेरे पास हैं, बूथ ने गुर्राते हुए कहा जब माइकल ने वेलेरिया की गर्दन पर अपनी पकड़ ढीली की। लैला का शरीर कांप उठा। उनके आसपास का तापमान कई डिग्री गिर गया। उसकी शांत आंखें लाल हो गईं। जल्द ही उसकी लाल आंखें पानी से भीग गईं। वह एक ठंडी, सख्त महिला हो सकती है, लेकिन वह एक माँ भी थी। इसलिए जब उसका बच्चा खतरे में था तो वह अपनी सामान्य अवस्था में नहीं रह सकती थी। लैला की आंखों से आंसू बहते देखकर माइकल की हत्या की मंशा छत से ऊपर उठ गई। मेरा बच्चा कहाँ है? लैला ने हकलाते हुए आवाज में पूछा। बूथ, तुमने एक बच्चे का अपहरण किया है, वेलेरिया ने बूथ से पूछा। वह अभी भी माइकल की पकड़ में थी। ये सब की सुरक्षा के लिए है, महामहिम। ये गलत है, बूथ। मैं तुम्हें इस समय बच्चे को छोड़ने का आदेश देती हूँ। रानी वेलेरिया के शब्दों ने थूशियन सैनिकों के दिलों को गर्म कर दिया। ऐसी दयालु रानी को बचाने का उनका साहस उनके दिलों के बंधनों से बढ़ा। माफ करें, महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकती।
जब तक महामहिम अपने एकांत से बाहर नहीं आ जाते मैं बच्चे को नहीं छोड़ूंगी। लैला ने अपनी मुट्ठी भींच ली। माइकल को एहसास हुआ कि वह भूत की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। हालांकि माइकल ने लैला की आंखों में देखा, बिना कुछ कहे उसे नीचे खड़े होने के लिए कहा। भले ही माइकल ने लैला की गर्दन पर स्पाइडर को नियंत्रित किया और उसे भूत को काटने के लिए मजबूर किया, लेकिन भूत द्वारा लैला का गला काटने की बहुत संभावना थी। भूत के हाथों में ब्लेड पर कई तरह के रून उकेरे गए थे। वह भूत को उसका गला काटने और फिर उसे ठीक करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लैला! अचानक उन सभी ने घबराई हुई आवाज़ सुनी। उन्होंने आवाज़ की दिशा में देखा और एडिथ और नूह को आसमान में चढ़ते देखा। उसे जाने दो, एडिथ ने भूत पर चिल्लाया, लेकिन भूत ने एडिथ की आंखों में भी नहीं देखा। क्या अब तुम खुश हो, एडिथ? माइकल ने पूछा। तुमने अपनी नासमझी और थूसिया के प्रति वफादारी से एक बच्चे और अपनी बहन की जान को सफलतापूर्वक खतरे में डाल दिया। एडिथ घोस्ट को जवाब देने के लिए एक शब्द नहीं खोज पाए। उसकी आवाज़ में इतना गुस्सा और क्रोध था कि उसके आसपास के सभी लोगों को सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। तुम अपनी गलती के लिए उसे दोष नहीं दे सकते, नूह ने कहा। मैं दे सकता हूँ, क्योंकि उसने ही लैला को बच्चे के बारे में बताने के लिए मजबूर किया था, जिसके कारण उसके एक अनुचर ने उनकी बातचीत को चुपके से सुन लिया था, माइकल ने कहा। सब शांत हो जाओ, जानाली ने दृश्य में शामिल हो गए। हमें हिंसा का सहारा लेने की ज़रूरत नहीं है। बस रानी वेलेरिया और लेडी एल्डन को जाने दो। हम इस सब का शांतिपूर्ण समाधान निकाल सकते हैं। जानाली ने सभी को शांत करने की कोशिश की। उसने अपने चारों ओर सैकड़ों सैनिकों को देखा। एक बार जब घोस्ट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया तो कौन बता सकता था कि कितने लोगों की जान चली जाएगी। भूत, मैं आपकी रानी के रूप में आदेश दे रही हूँ। उसे जाने दो और इस बार बच्चे को छोड़ दो। रानी वेलेरिया ने अपनी आवाज़ उठाई। हालांकि भूत ने बस अपना सिर हिलाया। लैला ने माइकल को देखा। उसके शरीर के हर तंतु ने उसे अपने बच्चे की जान बचाने के लिए लड़ने के लिए कहा, लेकिन माइकल ने उसे एक इंच भी हिलने से मना किया। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें या बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। लैला ने अचानक अपने सिर में माइकल के शब्द सुने। वह चौंक गई। लैला को नहीं पता था कि वह उसकी मानसिक दृढ़ता के बावजूद उससे टेलीपैथिक रूप से कैसे बात कर पा रहा था। एक हीरो बनने की कोशिश मत करो कुतिया। तुम वहां खड़ी होकर उसे लोगों को मारते हुए देख रही थी बिना एक उंगली उठाए। तुम अक्षम मूर्ख कुछ नहीं कर सकते। संरक्षक सिर्फ जगह की बर्बादी हैं, भूत ने गुर्राते हुए कहा। तुमने ही यह युद्ध शुरू किया था, जानाली ने गुर्राते हुए कहा। और तुमने तब कुछ नहीं किया और तुम अब भी कुछ नहीं कर रहे हो, भूत ने हंसते हुए कहा। नूह भूत से असहमत नहीं हो सकता था क्योंकि भूत सही था। यही कारण था कि नूह ने संरक्षकों को जमीन से ऊपर तक सुधारने का फैसला किया। यह एक ऐसा संस्थान था जो कभी शांति को बढ़ावा देता था और दुनिया को व्यवस्थित रखता था। अब गार्जियन गिल्ड एक भ्रष्ट संगठन के अलावा कुछ नहीं था, जिसमें राजनीतिक अभिमानियों का एक समूह था जो जगह को बर्बाद कर रहा था। अगर वह गार्जियन गिल्ड का प्रभारी होता तो वह सबसे पहले मैक्सिम बार्न्स को दूसरे राज्यों के खिलाफ युद्ध छेड़ने से रोकता। लेकिन गिल्ड ने राजा मैक्सिम बार्न्स को जो चाहे करने दिया, ये कहते हुए कि गिल्ड को किसी राज्य के मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल एक ही तरीके से खत्म होगा, थूसिया का विनाश। आपने अभी अभी हर उस व्यक्ति की मौत सुनिश्चित की है जिसकी आप परवाह करते हैं, माइकल ने कहा। उसके शब्दों ने हर एक थूसिया सैनिक को भयभीत कर दिया। कृपया उसे जाने दें, एडिथ ने विनती की और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। माइकल ने देखा कि नूह धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे ले जा रहा था। नूह ने अपनी आंखों के कोने से माइकल को देखा जैसे कि वह कुछ कहना चाह रहा हो। माइकल समझ गया कि नूह भूत को रोकने के लिए जादू करने वाला था। हालांकि नूह उसका प्राणघातक दुश्मन था, माइकल जानता था कि नूह अक्षम नहीं है। इसलिए माइकल ने भूत की पकड़ से लैला को छुड़ाने के लिए नूह पर भरोसा किया। हर कोई बिना एक उंगली उठाए स्थिर खड़ा रहा। लैला ने अपने गले पर ठंडी ब्लेड महसूस की। नूह की पीठ के पीछे प्रकाश का गोला चमकता हुआ और चमकता हुआ दिखाई दिया। नूह ने मुट्ठी बनाई और अपनी तर्जनी फिर अपनी मध्यमा उंगली को छोड़ दिया, जैसे कि वह गिनती कर रहा हो। माइकल ने अपनी उंगलियों को देखा और जब नूह ने अपनी अनामिका को छोड़ते हुए 3 की गिनती पूरी की तो आसमान में एक चमकदार रोशनी चमक उठी। माइकल को छोड़कर जिस किसी को भी यह रोशनी छूती वह डर जाता। पलक झपकते ही नूह भूत की ओर दौड़ा, लैला को पकड़ा और उससे दूर भाग गया। सब कुछ एक पल में हुआ। दुर्भाग्य से भूत पर पत्थर बनने की प्रक्रिया सिर्फ 1 सेकंड तक ही चली। उसे एहसास भी नहीं हुआ कि अभी क्या हुआ था। लैला को नूह के साथ देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नूह ने वेलेरिया को बचाने के लिए तुरंत घोस्ट की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत धीमा था। माइकल ने वेलेरिया की गर्दन पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली, क्योंकि उसका सिर खून से लाल धुंध में फट गया था। नहीं, भूत की दहाड़ आसमान में गूंज उठी और पूरा राज्य कांप उठा।
वेलेरिया का खून नूह के चेहरे पर फैल गया, जिससे उसका सफ़ेद लबादा लाल हो गया। रानी वेलेरिया की क्रूर लेकिन अचानक मौत से सैनिक स्तब्ध रह गए। उसकी बेजान लाश धीरे धीरे आसमान में गिर गई। बिना एक पल भी बर्बाद किए माइकल बूथ पर टूट पड़ा। विंड ब्लास्ट, उसने बूथ की ओर बढ़ते हुए एक जादू किया और नूह सहित उसके आसपास के सभी लोगों को उड़ा दिया। नूह का संतुलन बिगड़ गया और सभी का भी। बूथ और माइकल बीच में भिड़ गए। माइकल ने कोई जादू नहीं किया, लेकिन बूथ को पीटने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया। वे दोनों महल से उड़ गए। महल को चीरते हुए पत्थर और चट्टानें टूटकर गिर गईं। माइकल ने बिना पीछे हटे बूथ पर मुक्का मारा। माइकल की तरह बूथ ने भी कोई जादू नहीं किया, क्योंकि वह ऐसा करने के लिए बहुत गुस्से में था। महल कांप उठा, जबकि मीनारें धीरे धीरे एक तरफ झुक गईं, टूटने का खतरा नीचे। सभी को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। जानाली ने दहाड़ लगाए। उसने देखा कि सैकड़ों सैनिक जो उड़ने में असमर्थ थे, जमीन पर खड़े थे। लैला, एडिथ तुरंत लैला की ओर दौड़ी और उसे गले लगा लिया। मेरा बच्चा कहाँ है? लैला ने अपनी आवाज़ ऊंची की। नूह। एडिथ ने अपनी नज़र नूह की ओर घुमाई। अगर कोई बच्चे को ढूंढ सकता था तो वह नूह था। महल का टॉवर आखिरकार ढह गया, क्योंकि जमीन पर मौजूद सैनिक जितनी तेजी से भाग सकते थे भागने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि टॉवर उनके ठीक ऊपर गिर गया, जिससे वे कुचलकर मर गए। जानाली कुछ को बचाने में सक्षम थी, लेकिन सभी को नहीं। उस समय नूह के पास दो विकल्प थे: बच्चे को बचाना, जो कि महल में कहीं हो सकता था, जो कि वर्तमान में ढह रहा था, या सैनिकों को बचाना। बच्चे को बचाओ, नूह। सैनिकों और लोगों के पास जानाली और संरक्षक हैं। बच्चे के पास कोई नहीं है, एंड्रियास ने कहा। नूह ने कोई समय बर्बाद नहीं किया, क्योंकि हर सेकंड एक जान की कीमत चुकाता है। उसे नहीं लगता था कि वह घोस्ट और बूथ को महल को पूरी तरह से नष्ट करने से रोक सकता है। वास्तव में वह उन्हें देख भी नहीं सकता था। शिक्षक, आप एक आत्मा हैं। क्या आप दूसरी आत्मा को महसूस कर सकते हैं? नूह ने एंड्रियास से पूछा। लैला ने बच्चे को एक शरीर दिया है, लेकिन मैं उसे ढूंढने में कामयाब हो सकता हूँ। लेकिन इसके लिए मेरी सारी आत्मा ऊर्जा की ज़रूरत होगी। जब तक तुम मेरी आत्मा ऊर्जा को फिर से नहीं भर देते, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ नहीं आऊँगा। नूह, बच्चे को ढूंढो, गुरु। मैं तुम्हारे साथ हूँ। एंड्रियास ने नूह के शरीर को रोशनी की चमक में छोड़ दिया। रोशनी ने एक पल के लिए सभी को अंधा कर दिया। लैला ने देखा कि उसके चारों ओर प्रकाश की एक पतली परत छा गई है। लैला महल में भागने ही वाली थी कि नूह ने उसे रोक दिया। बच्चा मिल गया, मेरे पीछे आओ। नूह ने दो युवतियों को ढहते हुए महल में ले गया। महल बेकाबू होकर कांप उठा। महल के अंदर का हिस्सा अस्त व्यस्त था। सभी चित्र दीवार से गिर गए थे और कई रास्ते टूटी दीवारों से अवरुद्ध थे। कुछ हिस्सों में तो आग भी लग गई। आग धीरे धीरे महल में फैल गई। प्रकाश के निशान का अनुसरण करते हुए, जिसे केवल नूह देख सकता था, उसने देखा कि उसका रास्ता पत्थरों से अवरुद्ध था। एक ही मुक्का मारकर नूह ने पत्थरों को नष्ट कर दिया, जिससे रास्ता साफ हो गया। नूह अभी भी घोस्ट और बूथ के बीच लड़ाई के प्रभावों को महसूस कर सकता था। बाहर से सैनिकों की चीखें महल की दीवारों से गूंज रही थीं। महल में फंसे कई लोग अंततः अपनी जान गंवा बैठे। कई दर्जन संरक्षकों और जानाली के साथ भी, वे सभी थूशियन को नहीं बचा सके। नूह मदद के लिए चिल्लाना बंद करना चाहता था। उनकी चीखों की गूंज ने नूह को क्रोध और लाचारी से कांपने पर मजबूर कर दिया। कितनी दूर? एडिथ ने पूछा। हम करीब पहुंच रहे हैं, नूह ने कहा। उसने लड़कियों को अंदर ले गया कालकोठरी। उनकी आंखों के सामने कई सीढ़ियां ढह गईं। मशालों ने भूमिगत कालकोठरी के अंधेरे रास्ते को रोशन कर दिया। इस क्षेत्र ने लैला को बीमार कर दिया। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि उसका बच्चा इस तरह की जगह पर क्या महसूस कर रहा होगा। वे जितनी तेजी से हो सके सर्पिल सीढ़ियों से नीचे उतरे। अचानक पास की दीवार टूट गई, जिससे उनका संतुलन लगभग बिगड़ गया। हवा का एक तेज झोंका एक छोर से दूसरे छोर तक गया। नूह कसम खा सकता था कि यह घोस्ट और बूथ पागलों की तरह लड़ रहे थे। उन्होंने अपने गुस्से के कारण भूमिगत जेल में फंसे बच्चे की जान को खतरे में डाल दिया। हैरी, लैला की चीख अंधेरे कालकोठरी में गूंज उठी। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो अंधेरे कालकोठरी से किसी ने जवाब नहीं दिया। भयानक सन्नाटे ने लैला की आंखों से आंसू बहा दिए। माँ, आखिरकार अंधेरे भूमिगत से एक बच्चे की आवाज़ उभरी। माइकल और बूथ को अपने आसपास की चीज़ों की कोई परवाह नहीं थी। कोई भी उन दोनों को धुंधलापन के अलावा नहीं देख सकता था। सभी दुर्घटनाओं ने माइकल की शर्ट और लंबे कोट को महल में फाड़ दिया। उसके शरीर पर कई घाव थे। बूथ की हालत और भी खराब लग रही थी। उसके कवच ने भले ही उसके शरीर की रक्षा की हो, लेकिन बूथ का चेहरा सूजा हुआ और खून से लथपथ दिख रहा था। माइकल ने बूथ को पकड़ लिया और आकाश की ओर भागा। कुछ पलों के लिए ज़मीनी स्तर पर विनाश रुक गया। इस क्षणिक ठहराव का उपयोग करते हुए जानाली ने जल्दी से अपने आदमियों को नागरिकों को जहाज़ों पर ले जाने का आदेश दिया। आकाश में गड़गड़ाहट हुई।
मुटराड ने देखा कि घोस्ट और बूथ आकाश में पूरी ताकत से जा रहे हैं। बूथ ने माइकल के चेहरे पर मुक्का मारते हुए दहाड़ लगाए। उसे लगा कि वह कंक्रीट की दीवार पर मुक्का मार रहा है। फिर भी बूथ नहीं रुका। उसने अपना सारा गुस्सा माइकल के चेहरे पर निकाल दिया। उसने अपनी मुट्ठी को चमकती हुई सफ़ेद ऊर्जा से ढक लिया। उसके द्वारा मारा गया हर मुक्का एक इमारत को नष्ट करने के लिए पर्याप्त बल रखता था। इस क्षण तक उनमें से किसी ने भी कोई जादू नहीं किया था। ये दो साधकों के बीच की लड़ाई नहीं बल्कि एक खूनी सड़क लड़ाई थी। जादू करने से लड़ाई माइकल की इच्छा से पहले ही खत्म हो सकती थी, इसलिए उसने ऐसा न करने का फैसला किया। वह लगभग 3 वर्षों से अपने गुस्से को दबा रहा था, इसलिए वह चाहता था कि यह लड़ाई खूनी, क्रूर और लंबी हो। माइकल ने बूथ के सभी घूंसे खाए और खून थूक दिया। बूथ को लगभग 20 बार मुक्का मारने देने के बाद माइकल ने आखिरकार बूथ की मुट्ठियां पकड़ लीं। उसने बूथ के सिर पर मुक्का मारा, जिससे बूथ की नाक बुरी तरह टूट गई। उसने बूथ के बाएं कान को पकड़ा और उसे फाड़ दिया। माइकल कोई फैंसी किक, मुक्का या तकनीक का उपयोग नहीं कर रहा था। इसके बजाय वह अपने आदिम क्रोध से लड़ रहा था। माइकल ने अपना कान हवा में उछाला तो बूथ दर्द से कराह उठा। माइकल ने उसी खूनी हाथ से बूथ को थप्पड़ मारा। थप्पड़ की वजह से बूथ एक संरक्षक के पास उड़ गया। सभी कप्तानों को एहसास हुआ कि उन दोनों के पास तैरना बहुत खतरनाक था। बूथ जहाज से टकरा गया, जिससे जहाज हिंसक रूप से कांपने लगा। माइकल ने बूथ की छाती पर रौंदने के इरादे से उस पर गोली चलाई। बूथ आखिरी सेकंड में लुढ़कने में कामयाब रहा, बमुश्किल घोस्ट के पैरों से बच पाया। माइकल के पैर ऊपरी डेक से टकरा गए और वह फंस गया। बूथ ने माइकल के सिर के पीछे लात मारी। जब उसका पैर माइकल के सिर से टकराया तो उसने ऐसी खटपट की आवाज़ की जैसे बूथ ने किसी धातु के खंभे पर लात मारी हो। हालांकि माइकल एक अर्धअमर था, फिर भी उसकी आंखों में एक रोशनी चमक उठी। ब्रह्मांडीय ऊर्जा ने बूथ को बेहद शक्तिशाली बना दिया। अगर माइकल अर्धअमर अवस्था के स्तर 8 तक नहीं पहुंचता तो बूथ के पास माइकल को वास्तव में चोट पहुंचाने का मौका होता। माइकल और बूथ को अपने जहाज पर देखकर अभिभावक घबरा गए। हर बार जब बूथ ने घोस्ट को लात मारी तो जहाज बाएं और दाएं झूलने लगा। कप्तान मुश्किल से जहाज को बचा पा रहा था। माइकल ने अचानक बूथ का पैर पकड़ लिया और जहाज से आसमान की ओर उछला। उसने बूथ को जहाज के पाल मस्तूल पर इतनी ताकत से मारा कि मस्तूल 2 टुकड़ों में बंट गया। माइकल ने टूटे हुए पाल मस्तूल को उठाया तो बूथ को खून की खांसी हुई। ये कम से कम 10 फीट लंबा, मोटा लट्ठा था और उसने इसे बूथ पर गिरा दिया। बूथ जमीन पर था। उसने सहज रूप से पाल मस्तूल को रोक दिया। मुतरद ने जल्दी से रेल को और कसकर पकड़ लिया। पाल मस्तूल ने बूथ को इतनी ताकत से मारा कि पूरा जहाज 2 टुकड़ों में बंट गया। हाफ इम्मोर्टल की ताकत देखकर मुतरद घबरा गया। उसने सुना था कि हाफ इम्मोर्टल कितना शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसे अपनी आंखों से देखकर वह दंग रह गया। उसने पाल मस्तूल उठाया और बूथ पर ऐसे मारा जैसे वह कोई छड़ी हो। जब संरक्षकों ने जहाज बनाया तो पाल मस्तूल को उठाने के लिए 5 फ्यूजन चरण के कल्टीवेटर लगे, फिर भी माइकल ने इसे अपने एक हाथ से उठा लिया। बूथ का ड्रैगन कवच टूट गया। जहाज के विनाश से धूल का बादल छा गया। जहाज पर मौजूद सभी संरक्षक उड़ गए, लेकिन जो बेचारे आत्माएं कोर फॉर्मेशन स्टेज पर नहीं थीं, वे मर गईं। उनकी चीखें अभी भी हवा में गूंज रही थीं। माइकल ने अपने शरीर पर लगे सभी घाव बंद होते ही अपने शरीर को पूरी तरह से गुस्से से हिलाया। उसने शर्ट और लंबा कोट फाड़कर फेंक दिया। मस्तूल से टकराने के बाद बूथ दरार में गिर गया। जमीन से जानाली ने जहाज के 2 विशाल हिस्सों को आसमान में उड़ते देखा। उसने तुरंत आसमान की ओर छलांग लगाई ताकि जमीन पर गिरने से पहले ही दोनों हिस्सों को नष्ट कर दिया जाए। जानाली को झटका लगा जब घोस्ट ने दोनों हिस्सों के किनारे पकड़ लिए। उसने उन्हें ऊपर उठा लिया। मुतरद पूरी तरह से चौंक गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ। घोस्ट को जहाज के 2 विशाल हिस्सों को उठाते हुए देखकर मुतरद ने बड़बड़ाया। माइकल का शरीर लाल हो गया। माइकल के शरीर की हर मांसपेशी उभर गई। एक आधे अमर के लिए भी एक विशाल उड़ने वाले जहाज को उठाना कोई आसान काम नहीं था। जहाज का वजन कम से कम 8 लाख टन था। मालवाहक जहाज संरक्षक संघ के सबसे बड़े जहाजों में से एक थे। घोस्ट को अपनी कच्ची ताकत का इस्तेमाल करके आधे हिस्से को उठाते देखकर मुतरद समेत हर कोई घबरा गया। उसने पहले कभी इतनी बड़ी ताकत का प्रदर्शन नहीं देखा था। माइकल ने हर आधे हिस्से को बूथ पर फेंका। हवा में घर्षण के साथ आधे हिस्सों के वजन ने टुकड़ों को जला दिया। 2 ज्वलंत उल्काओं की तरह दोनों हिस्से आसमान में उड़ गए। बूथ की आंखें चौड़ी हो गईं। वह उड़ जाना चाहता था, लेकिन उसे लगी चोट ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। पहला हिस्सा बूथ से टकराया और दूसरा पहले हिस्से से टकराया, जिससे गति दोगुनी हो गई। संयुक्त टुकड़े आसमान से नीचे उड़ गए और आखिरकार जमीन पर गिर गए। जिस क्षण वे जमीन पर उतरे, टक्कर के बल ने आधे मील के दायरे में एक गड्ढा बना दिया। शॉक वेव ने गड्ढे से आधे मील के दायरे में सब कुछ नष्ट कर दिया।
जमीन पर ही सभी दिशाओं में दरारें बन गईं। माइकल और बूथ ने डची के आधे हिस्से को खंडहर में बदल दिया। फिर भी माइकल बूथ के साथ नहीं रुका। वह मलबे के बीच बूथ को खोजने के लिए आसमान से नीचे उतरा। सभी रूबल के नीचे बूथ स्थिर रहा। वह एक भी मांसपेशी नहीं हिला सकता था। बच्चों के रूप में उसके और वैलेरिया के खेलने की छवियां उसकी आंखों में घूम गईं। जब मौत उसके दरवाजे पर थी तो बूथ को अपने जीवन के कई फैसलों पर पछतावा हुआ। सबसे बड़ा पछतावा अब्रास का सिर न लेना था। एक सिर की कीमत दूसरे से चुकानी पड़ती है। वह वैलेरिया की दयालु और कोमल मुस्कान देख सकता था। उसने कुछ भी गलत नहीं किया। शाही परिवार के सभी लोगों में से वह अकेली थी जिसने मैक्सिम बार्न्स को अभयारण्य में सभी का वध करने से रोकने की कोशिश की। इसके बजाय उसने अभयारण्य के साथ राजनयिक संबंधों का विकल्प चुना। वह मरने के लायक नहीं थी, बूथ ने बड़बड़ाया। उठो, तुम्हें मेरी बेटी को बचाना है। बूथ ने अपने सिर में वैलेरिया की आवाज़ सुनी। अजीब तरह से आवाज़ ने बूथ के शरीर में बिजली का एक बोल्ट भेजा। उसने खुद को तरोताजा महसूस किया। जीवन की रोशनी तुरंत उसकी आंखों में लौट आई। उसके दिमाग ने उसके शरीर के हर कोने में कॉस्मिक ऊर्जा भेजी और उसके घावों को अंदर से ठीक किया। जादुई कॉस्मिक ऊर्जा एक बार फिर बूथ की मदद के लिए आई। बूथ ने दहाड़ते हुए मलबे को इतना ऊपर उठाया कि वह लुढ़क जाए। बूथ के मुक्का मारने पर मलबा सभी दिशाओं में उड़ गया। एक बार फिर बूथ और घोस्ट बीच हवा में भिड़ गए। इतने सारे विनाशकारी हमलों को झेलने के बाद भी बूथ एक क्रोधित जानवर की तरह लड़ रहा था। उसकी क्रूरता ने मुत्रत को हैरान कर दिया। वे दोनों एक बार फिर बिजली की गति से महल के मैदान की ओर भागे। वे तेज गति से उड़ते हुए वार करते रहे। अंत में वे जमीन पर उतरे। उस समय नूह महल से बाहर निकला। उसने देखा कि घोस्ट बूथ के सिर को जमीन पर पकड़े हुए आगे की ओर उड़ रहा है। माइकल ने जमीन का इस्तेमाल करके बूथ के चेहरे को खरोंच दिया। उसने अचानक बूथ को ऊपर फेंक दिया और उसकी ओर उड़ गया। बीच आसमान में माइकल की मुट्ठी के चारों ओर बिजली की चमक कड़की। उसने बूथ को जमीन पर मुक्का मारा। भले ही कॉस्मिक ऊर्जा ने बूथ के शरीर को पुनर्जीवित किया और उसे लड़ने की ताकत दी, लेकिन माइकल बहुत शक्तिशाली था। कॉस्मिक ऊर्जा उनके बीच की खाई को पाट नहीं सकी। माइकल द्वारा बूथ को मुक्का मारने के बाद आसमान में एक तेज शॉकवेव गूंजी। बूथ के चेहरे से खून और थूक बहने लगा। उसने जो ड्रैगन कवच पहना था वह पूरी तरह से टूट गया, जिससे बूथ का खून से सना शरीर दिखाई देने लगा। माइकल और बूथ द्वारा महल को नष्ट करने के बाद जो घर शुरुआती शॉकवेव से बच गए थे वे ढह गए। जब माइकल बूथ के पास उतरा तो वैलेरिया में एक भी इमारत बरकरार नहीं थी। उनकी लड़ाई ने डची को बर्बाद कर दिया। धुआं और लोगों की चीखें हवा में भर गईं। नूह जहां भी मुड़ता उसे विनाश के अलावा कुछ नहीं दिखता। आसमान फट गया। आग बुझाने के लिए बारिश बरसने लगी। फिर भी माइकल की आंखों में अभी भी क्रोध और हत्या के इरादे की चमक थी। वह धीरे धीरे बूथ की ओर चला, जिसने दूर जाने की कोशिश की। बारिश ने आग को डची में फैलने से रोक दिया, लेकिन यह माइकल के दिल की आग को बुझाने में विफल रही। अंदर का गुस्सा पहले की तरह ही जल रहा था। डची की रक्षा करने वाले अधिकांश थूशियन सैनिक या तो संरक्षकता में थे या गड़गड़ाहट के नीचे। यहाँ तक कि संरक्षक भी घोस्ट की आंखों में देखने से कांपते थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी ऐसा विनाशकारी युद्ध नहीं देखा था। डची ऐसा लग रहा था जैसे कोई हिंसक तूफान गुजर गया हो। घोस्ट को बूथ को मारने से रोकने के लिए नूह ने एक कदम आगे बढ़ाया। बूथ ने जो भी किया था उसे मारना न्याय नहीं बल्कि हत्या थी। हालांकि नूह को चक्कर आ रहा था। उसके आसपास की दुनिया घूमने लगी। एंड्रियास के शरीर छोड़ने और आत्मा की ऊर्जा खोने का असर नूह पर पड़ा। हर कोई घोस्ट पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और नूह के गिरते हुए गिरने पर ध्यान नहीं दे पाया। बारिश ने माइकल के शरीर से सारा खून धो दिया। वह नीचे झुका और बूथ को उसकी गर्दन से पकड़ लिया। बदला लेने का अपना स्वाद होता है न? माइकल ने पूछा। बूथ ने अपने शरीर की सारी ताकत खो दी। बूथ का सुंदर चेहरा माइकल ने पूरी तरह से बिगाड़ दिया था। उसके चेहरे के आधे हिस्से पर कोई त्वचा नहीं थी। मैं उन 158 लोगों का बदला हूं जिन्हें तुमने मेरी आंखों के सामने बेरहमी से मार डाला। माइकल ने धीरे से बूथ की गर्दन को दबाया। वैलेरिया की मौत विक्टोरिया के साथ जो मैं करूंगा उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है, माइकल ने कहा। किसी ने एक शब्द भी बोलने या एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। ये जानकर सांत्वना पाओ कि तुम जल्द ही परलोक में उन सभी से मिलोगे जिनकी तुम परवाह करते हो। माइकल ने बूथ का सिर पकड़ लिया। जब लोगों ने मांस के फटने की आवाज़ सुनी तो उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। कुछ ही सेकंड में घोस्ट ने बूथ का सिर उसके शरीर से अलग कर दिया। गर्दन से खून बहकर घोस्ट के शरीर पर फैल गया। घोस्ट के हाथ में कटा हुआ सिर देखकर जानाली डर के मारे एक कदम पीछे हट गई। ये तथ्य कि गया उसकी आंखों के सामने राक्षस के साथ बदला लेने आ सकता है, जानाली को बुरी तरह डरा रहा था। माइकल ने सिर को नीचे गिराया और उस पर पैर रखकर उसे कुचल दिया। उसने बूथ के सिरहीन शरीर की ओर अपनी नज़र घुमाई।
उसने शरीर को बिना छुए छोड़ दिया ताकि विक्टोरिया और पूरी दुनिया देख सके कि अगर कोई उसके रास्ते में आ गया तो क्या होगा। माइकल के वेलेरिया के डची से चले जाने के बाद संरक्षकों को खंडहरों के नीचे फंसे लोगों को बचाने और सभी हताहतों की रिपोर्ट बनाने का काम सौंपा गया। आमतौर पर राज्य खुद ही ऐसा करता, हालांकि मौजूदा परिस्थितियों ने संरक्षकों को प्रभारी बना दिया। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि विक्टोरिया ने सभी सैनिकों को राजधानी की रक्षा करने का आदेश दिया था। उसकी मां और बूथ की मौत की खबर अभी भी विक्टोरिया तक नहीं पहुंची थी। जानाली ने सैनिकों के एक समूह को वेलेरिया के शरीर को खोजने का आदेश दिया, भले ही वह जानती थी कि यह घास के ढेर में सुई खोजने जैसा होगा। लड़ाई ने बूथ के महल के पीछे के छोटे महल को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया और बूथ के महल में केवल कुछ मीनारें ही ऊंची बची थीं। जानाली एक मीनार के ऊपर खड़ी थी, भूत द्वारा छोड़े गए विनाश को देख रही थी। कुछ दिन पहले ये डची लोगों और जीवन से गुलजार थी, लेकिन अब केवल राख और खंडहर ही बचे हैं। मदद के लिए लोगों की पुकार ने सुबह के पक्षियों के गीतों और झींगुरों के शोर की जगह ले ली। वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि अगर नूह ने लोगों को बचाने के लिए संरक्षकों को लाने में उसकी मदद नहीं की होती तो क्या होता। नूह के बारे में सोचते हुए उसने हर जगह देखा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। संरक्षक कप्तान जानाली ने अपने कंधे पर देखा और इवान को अपने पीछे उतरते देखा। उसके हाथ में एक चांदी का स्क्रॉल और एक कलम थी। मुझे जहाज़ों पर सभी के नाम मिल गए हैं। अगर हम डची में सभी का रिकॉर्ड प्राप्त कर सकते हैं तो हम उन लोगों को हटा सकते हैं जो मर चुके हैं और लापता हैं, इवान ने कहा। इसके अलावा मुझे डायमंड वैली और राजधानी से कुछ परेशान करने वाली रिपोर्ट मिली हैं। इससे ज़्यादा परेशान करने वाली और क्या हो सकती है, इवान? इवान ने एक गहरी सांस ली और वास्तव में उम्मीद की कि उसे मिली रिपोर्टें झूठी हों। पिशाचों ने डायमंड वैली में तैनात थूशियन सैनिकों पर हमला किया, जानाली ने एक हैरान चेहरे के साथ पलटकर देखा। रिपोर्टें यही कह रही हैं, इवान ने कहा। रिपोर्ट सुनकर वह भी कसानली की तरह ही हैरान रह गया। उसे लगा कि थूसियावासी वाकई मुश्किल में फंस गए हैं। घोस्ट थूसिया को एक से नष्ट कर रहा था, अब पिशाच भी लड़ाई में शामिल हो गए होंगे। क्या रिपोर्ट बताती है कि वे क्यों मानते हैं कि यह पिशाच हैं? जानाली ने पूछा। जाहिर है, हमारे कुछ लोगों ने काले लबादे पहने लोगों को सैनिकों की गर्दन काटते हुए देखा और कुछ सूखे शव भी पाए। जानाली ने अपने मंदिरों को रगड़ा। बेशक, नए खतरों से निपटने के लिए अभिभावकों के पास कई कप्तान और अल्फा अभिभावक थे। हालांकि एडिथ के थूसिया से संबंध के कारण उसे दबाव महसूस हुआ। जानाली नहीं चाहती थी कि थूसिया के विनाश से एडिथ को चोट पहुंचे। जहां तक जानाली देख सकती थी, युद्ध थूसिया के पक्ष में नहीं जा रहा था। थूसिया के लोगों ने राजा मैक्सिम बार्न्स के हाफ इमोर्टल स्टेज पर पहुंचने पर दांव लगाया। घोस्ट कितना शक्तिशाली था, ये देखने के बाद जानाली को संदेह था कि अगर मैक्सिम बार्न्स हाफ इमोर्टल स्टेज पर पहुंच भी गया तो भी वह घोस्ट को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत होगा। ऐसा नहीं है, अभिभावक कप्तान। पवित्र रक्षक ओज़ महाद्वीप की अपनी पवित्रता के साथ थूसिया की राजधानी में पहुंच गए हैं। क्यों? जानाली ने भौहें सिकोड़ी। किसी कारण से उसे नहीं लगा कि ओज़ महाद्वीप में पवित्र चर्च का प्रमुख थूसिया की मदद के लिए आया था। पवित्र रक्षक अपनी यात्रा का कारण गुप्त रखते हैं, लेकिन हमारे जासूसों को पता चला कि पवित्र चर्च को हाल ही में एक उच्च स्तरीय पिशाच नस्ल की परेशान करने वाली रिकॉर्डिंग मिली है, जिसे रक्त राजकुमार कहा जाता है, जिसने राजा मैक्सिम बार्न्स के साथ काम करने की बात स्वीकार की है। जानाली की आंखें चौड़ी हो गईं। यह एक मजबूत आरोप था। गाजियन गिल्ड और लगभग सभी महान आठकुलों ने पिशाच कबीले को प्राणघातक दुश्मन के रूप में ब्रांड किया था। जो कोई भी पिशाचों से संबंधित था, उसे पता चलने पर कड़ी सजा दी जाएगी। इसलिए यदि राजा मैक्सिम बार्न्स पिशाचों के साथ काम कर रहे थे, तो ये थूसिया को सभी महान आठ कुलों और राज्यों का दुश्मन बना देगा। सीधे शब्दों में कहें तो थूसिया को अलग थलग कर दिया जाएगा और सभी जीवन के विश्वासघाती के रूप में चिन्हित किया जाएगा। अफवाह है कि इस ब्लड प्रिंस और किंग मैक्सिम बार्न्स के बीच सौदा गलत हो गया था। यही वजह थी कि पिशाचों ने अचानक डायमंड वैली पर हमला कर दिया था। गाजियन कैप्टन, अगर यह सच है तो थूसिया पूरी तरह से मुसीबत में है। जानाली ने अपना सिर हिलाया। यहाँ कुछ ठीक नहीं है। मैं नहीं बता सकती कि क्या है, लेकिन हम कुछ भूल रहे हैं। यहाँ सफाई करने के बाद हमें राजधानी जाना चाहिए। इस बार हमें घोस्ट के राजधानी पहुंचने पर हताहतों की संख्या को कम से कम करने के लिए तैयार रहना होगा, जानाली ने कहा। ये सब विनाश देखकर इवान के दिल में भी दर्द हुआ। मुझे नहीं पता था कि घोस्ट ये सब करने में सक्षम है, इवान ने आह भरी। वह हमेशा इतना शांत और शांतिपूर्ण रहता था। थूसिया और उसके बीच वाकई कुछ गड़बड़ हुई होगी। चाहे जो भी हो, वह उन लोगों की हत्या को सही नहीं ठहरा सकता। जानाली ने अपना सिर हिलाया। संरक्षक कप्तान, एक संरक्षक टॉवर पर कूद गया। हमें रानी वेलेरिया का शरीर मिल गया है, संरक्षक ने कहा। जानाली ने गहरी सांस ली। वह रानी वेलेरिया को ज्यादा नहीं जानती थी, लेकिन उसकी मौत ने जानाली को थोड़ा दुखी कर दिया। उसकी मौत अचानक और क्रूर थी।
जानाली सिर्फ कल्पना कर सकती थी कि विक्टोरिया को कैसा महसूस होगा जब उसने अपनी माँ का शरीर देखा होगा। कम से कम जानाली शव को विक्टोरिया के पास ला सकती थी और उसे वेलेरिया का उचित अंतिम संस्कार करने में मदद कर सकती थी। इवान, डायमंड वैली में जाओ और उस मामले की जांच करो। तुम क्या करोगे, संरक्षक कप्तान? इवान ने पूछा। मैं रानी वेलेरिया का शरीर राजधानी ले जाऊंगा। जानाली टॉवर से कूदकर जमीन पर पहुंच गई जबकि इवान डायमंड वैली की ओर बढ़ गया। एक भी इमारत बरकरार नहीं रही। जब जानाली जमीन पर उतरी तो उसने देखा कि संरक्षक और मरहम लगाने वाले लोग इधर उधर भाग रहे थे और वे हीरे की देखभाल कर रहे थे। घायल। सौभाग्य से संरक्षक मलबे के नीचे फंसे लोगों को बाहर निकालने में कामयाब रहे। काफी देर बाद लोगों ने वास्तव में पूरे दिल से संरक्षक का शुक्रिया अदा किया। अगर संरक्षक गिल्ड न होता तो हताहतों की संख्या आसमान छू जाती। ये स्पष्ट था कि घोस्ट को इस बात की परवाह नहीं थी कि निर्दोष लोग भी घायल हो रहे हैं। जानाली चुपचाप संरक्षक के पीछे रानी वेलेरिया के शव के पास गई। संरक्षकों ने शव को एक सफ़ेद कपड़े से ढक दिया। जानाली शव के पास बैठ गई और उसने कपड़े को थोड़ा ऊपर उठाया। खून और कीचड़ की तेज बदबू से जानाली को उल्टी आ गई। जब उसने कपड़ा उठाया तो उसने एक सिरहीन शव देखा जिसके हाथ और पैर टेढ़े थे। चूंकि वेलेरिया का शव आसमान से जमीन पर गिरा था, इसलिए उसकी हड्डियां चकनाचूर हो गई थीं। कोई भी उसके शव को पहचान नहीं सकता था और अगर उसके वस्त्र न होते तो संरक्षक भी उसका शव नहीं ढूंढ पाते। जानाली ने जल्दी से कपड़ा बंद किया और जोर से सांस छोड़ी। वह इसके लायक नहीं थी। जानाली ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप रानी वेलेरिया की शांति के लिए प्रार्थना करने लगी। उसके शरीर को मेरे जहाज पर ले जाओ और राजधानी की ओर निकल जाओ, जानाली ने एक संरक्षक को आदेश दिया। फिर उसने अपनी नज़र सुनहरे वस्त्र पहने एक संरक्षक लड़की पर घुमाई। संरक्षकों और चिकित्सकों के एक समूह को यहीं छोड़ दो और बाकी लोगों को जहाज़ों पर चढ़ने के लिए कहो। हम राजधानी जा रहे हैं, जानाली ने आदेश दिया। आखिरकार जानाली ने आसमान में चढ़ने से पहले एक बार खूबसूरत दची पर आखिरी नज़र डाली। उसे आश्चर्य हुआ, मुतरद उसके जहाज़ पर उसका इंतज़ार कर रहा था। जानाली ने मुतरद को थप्पड़ मारा। जहाज़ पर मौजूद संरक्षक उसकी हरकत से दंग रह गए। उसके थप्पड़ ने मुतरद को भी चौंका दिया। तुम ये सब रोक सकते थे। अगर ये तुम्हारे लोग होते तो क्या तुम यहाँ खड़े होकर देखते? जानाली गुस्से से गुर्राए। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसका शरीर कांप उठा। एक दिन वह तुम्हारे लोगों के साथ भी ऐसा ही करेगा और तुम उनका दर्द महसूस करोगे, जानाली ने कहा। उसने मुतरद की बात सुनने के लिए इंतजार करने की जहमत नहीं उठाई। इसके बजाय वह कप्तान के क्वार्टर में चली गई और जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। कुछ घंटों बाद इवान आखिरकार डायमंड वैली पहुंच गया। चूंकि उसकी रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्हें हीरे की खदान के पास सैनिक मृत मिले थे, इसलिए यह इवान का गंतव्य था। जब वह खदान पर पहुंचा तो उसने देखा कि खदान का प्रवेश द्वार बड़े बड़े पत्थरों से अवरुद्ध था। रास्ता साफ करने के लिए एक से ज़्यादा आदमी और मंत्रों की ज़रूरत होगी, इसलिए इवान के पास इलाके को देखने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। पूरी डची उजाड़ लग रही थी, जिसमें बहुत कम लोग थे या बिल्कुल भी लोग नहीं थे। इवान के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। ऐसी जगह कौन रहेगा जहां दो अमर लोग पूरी तरह से हार गए हों? थूशियन भाग्यशाली थे कि जानाली ने उनमें से ज़्यादातर को निकाल लिया, इससे पहले कि घोस्ट एक और हाफ से लड़े। अमर थूसिया के खिलाफ घोस्ट के प्रतिशोध को देखने के बाद इवान को लगा कि उसने जानबूझकर हाफ इमोर्टल को डायमंड वैली में ले जाकर थोड़े प्रयास से डची को नष्ट कर दिया। इवान ने जब कोमल लेकिन प्रभावशाली आवाज़ सुनी तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने धीरे से मुड़कर देखा कि विक्टोरिया उसकी ओर आ रही है। थूसिया विक्टोरिया की राजकुमारी नहीं बल्कि गोल्डन वैली संप्रदाय की विक्टोरिया और इवान की प्रेमिका। क्या तुम ठीक हो? विक्टोरिया ने पूछा। इवान ने अपनी प्रेमिका की आंखों में चिंता की झलक देखकर अपने दिल में गर्मजोशी महसूस की। 2 साल पहले वे एक दूसरे को हराने की कोशिश में एक दूसरे के गले लग गए थे। उस समय इवान ने कभी नहीं सोचा था कि वे प्यार में पड़ जाएंगे। मैं क्यों नहीं होऊंगा? इवान ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने विस्फोटों की आवाज़ सुनी और वेलेरिया पर भीषण युद्ध के निशान देखे, विक्टोरिया ने कहा। इवान ने गहरी सांस ली। मुझे बताओ वहाँ क्या हुआ? विक्टोरिया ने पूछा। वेलेरिया पर जो कुछ हुआ था उसे छिपाने का कोई कारण न देखकर इवान ने वह सब कुछ बताना शुरू कर दिया जो उसने देखा और सुना था, जो घोस्ट ने किया था। कुछ मिनट बाद विक्टोरिया के माथे पर पसीने की बूंदें दिखाई दीं। उसे लगा कि उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है। घोस्ट हमेशा उसकी नज़र में एक बदमाश और गुंडा था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना क्रूर और प्रतिशोधी आदमी होगा। अंदर से वह वास्तव में भाग्यशाली महसूस करती थी कि वह उससे अक्सर नहीं मिली। क्या तुम यहाँ आते समय अभिभावकों को देखती हो? इवान ने पूछा। वह नहीं चाहता था कि विक्टोरिया थूसिया के विनाश पर बहुत अधिक ध्यान दे।
हाँ, उन्होंने वहाँ एक अस्थायी शिविर बनाया है। विक्टोरिया इवान को उनके शिविर में ले गई जहाँ अभिभावकों ने थूसिया के शवों को संरक्षित किया था। सैनिक जानाली कहाँ है? विक्टोरिया ने इवान को शिविर स्थल पर ले जाते हुए पूछा। रानी वेलेरिया का शव राजकुमारी को सौंपने गया था। यार, मुझे उसके लिए वाकई बुरा लग रहा है, इवान ने कहा। तो इतना कुछ होने के बाद भी कोई भी घोस्ट को रोकने को तैयार नहीं है। लेकिन उसके और थूसिया के बीच क्या इतिहास है? उसके पास उन पर पागल होने का कोई कारण होना चाहिए, विक्टोरिया ने कहा। हालांकि इवान की बात सुनने के बाद उसे घोस्ट से और भी ज्यादा नफरत हो गई, लेकिन वह थूसिया के खिलाफ उसके प्रतिशोध के पीछे के कारण के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाए। वास्तव में हर एक अखबार और संप्रदाय में एक ही सवाल था। आखिरकार वे दोनों एक खुली बंजर जमीन पर पहुंचे जिसके बीच में एक बड़ा सा तंबू लगा हुआ था। इवान ने तंबू के चारों ओर अपने साथी अभिभावकों को सिर हिलाया और विक्टोरिया के पीछे पीछे तंबू में चला गया। जैसे ही उसने तंबू में कदम रखा, उसका स्वागत एक चौंकाने वाले दृश्य ने किया। लकड़ी की मेज के चारों ओर कुछ संरक्षक खड़े थे, जिन्होंने अपने चेहरे कपड़े के मुखौटों से ढके हुए थे। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने एक मुरझाया हुआ शरीर देखा जो ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कम से कम 50 या उससे ज्यादा सालों से जमीन में दबा हुआ था। आश्चर्यजनक रूप से शरीर से बदबू नहीं आ रही थी। इवान धीरे धीरे शरीर की ओर बढ़ा। ये पिशाच हैं, इवान, विक्टोरिया ने कहा। उसने अपनी तलवार निकाली और शव के सिर को एक तरफ कर दिया। उसने अपनी तलवार गर्दन पर तान दी क्योंकि इवान ने गर्दन पर काटने का निशान देखा। मुरझाए हुए ममीकृत शरीर के बावजूद काटने का निशान पहचाना जा सकता था। कितने शव हैं? इवान ने गहरी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। 12। हमने बाकी को आगे की जांच के लिए गिल्ड में भेज दिया। लेकिन यह निश्चित रूप से पिशाचों का काम है। गवाहों ने दावा किया कि उन्होंने हमले से कुछ घंटे पहले जंगल में संदिग्ध काले कपड़े पहने आकृतियां देखीं, विक्टोरिया ने कहा। क्या आपको लगता है कि यह एक पूर्व नियोजित हमला है? विक्टोरिया ने सिर हिलाया और इवान ने पूछा। मुझे अब राजकुमारी विक्टोरिया बनना पसंद नहीं है। अगर भूत ही काफ़ी नहीं था तो अब उनके पास पिशाच की समस्या है, विक्टोरिया ने आह भरी। क्या तुमने खदान के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने वाले मलबे को साफ करने की कोशिश की है? हमने कुछ मंत्रों का उपयोग करने की कोशिश की लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे डर है कि अगर हम ऐसा करना जारी रखते हैं तो हम पूरी खदान को ध्वस्त कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि राजा मैक्सिम या राजकुमारी विक्टोरिया की अनुमति के बिना खदान को साफ करना समझदारी है, विक्टोरिया ने कहा। इवान की नज़र तंबू पर घूम गई क्योंकि साथी संरक्षक विक्टोरिया से सहमत लग रहे थे। कुछ समय बाद जानाली अंततः थूसिया की राजधानी के बाहरी इलाके में पहुंच गया। बर्फबारी ने और भी बुरा रूप ले लिया और राज्य को भयंकर बर्फीले तूफान का खतरा पैदा कर दिया। तेज हवा और गड़गड़ाहट ने एक अशुभ एहसास पैदा कर दिया। जानाली अपने जहाज के ऊपर खड़ी थी, पूरी राजधानी के चारों ओर सुनहरे ऊर्जा गुंबद को देख रही थी। गुंबद के भीतर अनगिनत चक्र और रून चमक रहे थे। थूसिया के सैनिक लगातार गुंबद के अंदर और बाहर हवा में गश्त कर रहे थे, जबकि बख्तरबंद सैनिक अंदर की जमीन की रखवाली कर रहे थे। गुंबद ने महल से सटे कुलीन जिले को कवर किया और आम लोगों के घरों को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया। जानाली को सड़कें और घर खाली लग रहे थे। जैसे ही संरक्षक जहाज राजधानी के करीब पहुंच रहे थे, लाल रंग के वस्त्र पहने जादूगरों का एक समूह सीधे जानाली के जहाज की ओर उड़ चला। रुको! जैसे ही जहाज रुके जानाली ने अपना हाथ उठाया। उसने जादूगरों के उसके पास आने का इंतजार किया। राजधानी सभी के लिए करीब है, समूह का नेतृत्व करने वाले जादूगर ने मोटी आवाज में कहा। वह 70 के दशक के उत्तरार्ध में एक बूढ़ा आदमी था। लंबी सफ़ेद दाढ़ी, नुकीली टोपी और हाथों में एक छड़ी के साथ वह किसी कहानी की किताब से निकले जादूगर की तरह लग रहा था। अपने रूप के बावजूद बूढ़े आदमी की आंखों में शक्ति की चमक थी। हम यहाँ नागरिकों को सुरक्षित निकालने में आपकी मदद करने के लिए हैं, जानाली ने कहा। कोई ज़रूरत नहीं, महामहिम ने पहले ही इसका ध्यान रखा है। अब अगर अभिभावकों के पास और कुछ नहीं है तो कृपया राज्य छोड़ दें। जानाली को जादूगर का रवैया पसंद नहीं आया, एक पल के लिए भी नहीं। हालांकि उसने अपनी भावनाओं पर काबू पा लिया। मैं आपकी राजकुमारी या एडिथ से मिलना चाहता हूँ। उन्हें बताएं कि जानाली उनसे मिलने के लिए यहाँ है। मिस एडिथ अभी तक वेलेरिया से वापस नहीं आई है, जादूगर ने कहा। जानाली उसका जवाब सुनकर हैरान रह गई। जादूगर और उसके पीछे खड़े लोग इस बात से अनजान लग रहे थे कि वेलेरिया में क्या हुआ था। आप गुंबद के अंदर कितने समय से हैं? जानाली ने पूछा। 2 दिन, जादूगर ने अपने चेहरे पर झुंझलाहट भरी नज़र से उत्तर दिया। उसका लहजा बहुत अप्रिय था। बुरी खबर देने के लिए मुझे खेद है, वेलेरिया की डची अब नहीं रही। इसे घोस्ट ने नष्ट कर दिया है। जादूगर स्तब्ध था। कृपया राजकुमारी विक्टोरिया से कहें कि वे आकर अपनी माँ रानी वेलेरिया का शव ले जाएं। जादूगर कांप उठे। कुछ पलों तक किसी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उन पर सन्नाटा छा गया। जानाली को रानी वेलेरिया की मौत की खबर उन्हें बताने से नफरत थी।
सच कहूं तो उसे लगा कि एडिथ ही खबर बताएगी। हालांकि ऐसा लग रहा था कि एडिथ राजधानी में नहीं आई थी। पिछली बार जब जानाली ने एडिथ को देखा था तो वह लैला एल्डेन के साथ वेलेरिया छोड़ रही थी। उसे लगा कि लैला और एडिथ राजधानी की ओर जा रही हैं। अगर वे यहाँ नहीं आए तो वे कहाँ गए? जानाली ने खुद से सवाल किया। मुझे तुम पर विश्वास नहीं होता। महामहिम जनरल बूथ के साथ थी, जादूगर ने हकलाते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि जानाली विक्टोरिया ने राजधानी को लॉकडाउन कर दिया था। चूंकि बूथ या कोई भी राजधानी में वापस आ गया था, इसलिए वे वेलेरिया में हुई हर चीज से अनजान थे। फिर भी जानाली को विश्वास नहीं हो रहा था कि इस तरह के शक्तिशाली साम्राज्य की ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी। वह मर चुका है। भूत ने उन दोनों को मार डाला, जानाली ने कहा। और वह शायद यहाँ आने वाला है, तो तुम वापस अंदर जाकर राजकुमारी को क्यों नहीं बताते? भगवान के लिए उसे उसकी माँ का शव लेने दो। जानाली की आवाज़ ठंडी हो गई। संरक्षक, जानाली ने अपनी आवाज़ ऊंची की क्योंकि कुछ संरक्षक उसके पास दौड़े आए। रानी वेलेरिया और जनरल बूथ के शव लाओ। जादूगर एक तरह से सदमे की स्थिति में थे। वे चुपचाप सफ़ेद कपड़े में धन के शवों को लाने के लिए संरक्षकों का इंतजार कर रहे थे। शवों को देखकर बूढ़ा जादूगर आसमान से उतरा, जहाज पर उतरा। वह शवों के पास बैठ गया। बूढ़ा जादूगर निगल गया। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें फूट पड़ीं। जानाली ने जादूगर के हाथों को कांपते हुए भी देखा। धीरे धीरे उसने कपड़ा हटा दिया। कुछ पल के लिए जादूगर शव को पहचान नहीं पाया, लेकिन आखिरकार उसने वेलेरिया के शरीर पर सोने का हार देखा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं क्योंकि जादूगर के हाथ पर एक सुनहरा चक्र दिखाई दिया। छोटा चक्र वेलेरिया के शरीर की ओर तैरता हुआ आया और फिर पेंडेंट पर अपनी रोशनी बिखेरने लगा। जब उसके गले में लगे पेंडेंट से बर्फीली नीली रोशनी निकली तो उसका दिल धड़क उठा। महाराज, बूढ़े आदमी ने अपने शरीर पर नियंत्रण खो दिया और वह गिर पड़ा। उसके हाथ से छड़ी फिसल गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जल्द ही बाकी जादूगर भी बूढ़े आदमी के साथ आ गए। जब उन्होंने पेंडेंट से बर्फीली नीली रोशनी देखी तो उन सभी की प्रतिक्रिया एक जैसी थी। वे शब्दों से परे दुखी थे। थूसिया में हर एक व्यक्ति रानी वेलेरिया को प्यार करता था। वह सबसे दयालु आत्मा थी जिसे उन्होंने कभी जाना था। उसके क्षत विक्षत शरीर को देखकर उनका दिल इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। वे फूट फूट कर रोने लगे। जानाली को जादूगरों के लिए तरस आया। बूढ़ा जादूगर आखिरकार रोना बंद करने में कामयाब रहा। उसने धीरे धीरे अपना हाथ रानी वेलेरिया के बगल में पड़े शरीर की ओर बढ़ाया। कपड़ा हटाते समय उसके हाथ कांपने लगे। बूढ़े व्यक्ति ने कोई भाव नहीं दिखाया क्योंकि वह तुरंत शरीर को पहचान नहीं सका। जादूगरों को खून से लथपथ छाती पर राज्य के प्रतीक का टैटू खोजने में कुछ सेकंड लगे। जैसी कि उम्मीद थी, जादूगरों ने बूथ के लिए आंसू नहीं बहाए जैसा कि उन्होंने वेलेरिया के लिए बहाया था। कृपया आपको राजकुमारी को इस बारे में बताना होगा, जानाली ने कहा। इस बीच गया और अजाजल माइकल के रूनिक टेलीपोर्टेशन की मदद से पिशाचों के महल में पहुंच गए। ये जगह पहले की तरह ही भयावह लग रही थी। लाल आसमान के नीचे ग्रे महल खड़ा था। महल के चारों ओर अनगिनत काले चमगादड़ उड़ रहे थे, जिससे उसमें खौफनाकपन और बढ़ गया। गया ने अपनी गर्दन हिलाई। वह अपने डार्क क्वीन कवच में थी ताकि कोई उसका चेहरा न देख सके, लेकिन मुखौटे के पीछे वह मुस्कुरा रही थी। क्यों? क्योंकि माइकल ने ब्लड प्रिंस से निपटने के लिए उसके लिए खास तौर पर कुछ बनाया था। उसने माइकल पर अपने हाथों से ब्लड प्रिंस को मारने पर जोर दिया। चूंकि माइकल किसी और काम में व्यस्त था, इसलिए उसने एक डिवाइस बनाए और बैकअप के लिए गया को अजाजल के साथ महल में भेज दिया। उसे नहीं लगा कि गया को बैकअप की ज़रूरत है, लेकिन वह गया को अकेले जाने देना पसंद नहीं करता था। जैसे कि पिशाचों ने उनकी उपस्थिति को महसूस किया हो, काले कपड़ों में पिशाचों का एक समूह उसकी ओर दौड़ा। शानदार जीव, अजाजल ने कहा। पिशाचों के लंबे काले बाल थे, उनके मुंह से नुकीले दांत निकले हुए थे और चेहरे पीले थे। उनकी गति किसी भी औसत साधक से कहीं ज्यादा थी। वे हवा की तरह चलते थे। गया ने एक उंगली भी नहीं हिलाई। वह हाथ जोड़कर पिशाचों के करीब आने का इंतजार कर रही थी। रुको! अचानक सेबर की आवाज़ सुनसान बंजर जमीन में गूंज उठी। पिशाचों ने तुरंत अपने कदम रोक दिए। गया ने आसमान की तरफ देखा और देखा कि सेबर धीरे धीरे नीचे उतर रहा है। बाकी पिशाचों से अलग, सेबर ने अपने चेहरे को काले हुड से नहीं ढका था। दरअसल सेबर का चेहरा खुशी से चमक रहा था। डार्क क्वीन, सेबर अपने एक घुटने पर गिर गया। तुम्हारा जीवन किसी भी कमजोरी से कैसे मुक्त है? गया ने पूछा। यह एक ऐसा तोहफा है जिसे मैं हमेशा नहीं भूलूंगा, डार्क क्वीन, सेबर ने सिर झुकाया। वह सदियों से पिशाचों की सूरज की रोशनी के प्रति कमजोरी का इलाज खोजने की कोशिश कर रहा था। वह गिनती भूल गया कि उसने कितने लोगों को मारा था, कितने खंडहरों में गया था और उसने वर्षों में कितने स्क्रॉल एकत्र किए थे। उसने सचमुच इलाज खोजने में अपना खून पसीना बहा दिया। फिर भी डार्क लॉर्ड ने उसे उसकी वफादारी के बदले में एक औषधि के रूप में समाधान की पेशकश की।
सेबर को एक ऐसे देवता के सामने घुटने टेकने में कोई समस्या नहीं थी जो कुछ ही मिनटों में उसकी पूरी जाति का भाग्य बदल सकता था। बेशक डार्क लॉर्ड द्वारा उसे पूरे पिशाच कबीले का नेता बनाने के वादे ने डार्क लॉर्ड की सेवा करने के सेबर के फैसले में एक बड़ी भूमिका निभाई। उठो, गया ने सेबर को खड़े होने का इशारा किया। सेबर ने शैतानी पंखों और लाल आंखों वाले डार्क क्वीन के पीछे खड़े आदमी को देखा। हालांकि वह शांत लग रहा था, लेकिन सेबर को उस आदमी में एक जबरदस्त शक्ति का एहसास हुआ। सेबर को नहीं लगा कि वह इस आदमी के खिलाफ सीधी लड़ाई में जीत सकता है। डार्क लॉर्ड की शक्ति ने सेबर को वाकई डरा दिया। उसे लगा कि डार्क लॉर्ड की सेवा करने के लिए सहमत होना उसके जीवन का सबसे अच्छा फैसला था। उसे बस उम्मीद थी कि ट्रिस्टा डार्क लॉर्ड का विरोध करने के बजाय उसके कदमों पर चलेगी। इसके विपरीत उसने इनग्राम के डार्क लॉर्ड की सेवा करने के बारे में सोचा भी नहीं था। ट्रिस्टा और उसके विपरीत इनग्राम एक पुराने ज़माने का पिशाच था। वह डार्क लॉर्ड की सेवा करने के बजाय मरना पसंद करेगा। यह अज़ाज़ेल है। अज़ाज़ेल, ये सेबर है। गया ने महल के प्रवेश द्वार की ओर जाने से पहले उन्हें एक दूसरे से मिलवाया। पिशाच पूरी तरह से भ्रमित लग रहे थे। उन्होंने अपने स्वामी को कभी किसी के सामने घुटने टेकते नहीं देखा था। हालांकि वे सेबर से सवाल करने से बहुत डरते थे, इसलिए वे बस अपने स्वामी, काले कवच वाली महिला और पंखों वाले आदमी का अनुसरण करते रहे। गया पिशाचों द्वारा संरक्षित एक रानी की तरह सीढ़ियों पर चढ़ी। सेबर ने खुद स्टील का दरवाजा खोला, उसे अंदर जाने दिया। सेबर को गया और अज़ाज़ेल के साथ अचानक प्रकट होते देख पिशाच चौंक गए। वे भ्रमित लग रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे सेबर के पीछे वाले पिशाच थे। वह अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे करके सेबर का पीछा कर रही थी। अपने रास्ते में उसने मंद रोशनी वाले महल के चारों ओर देखा। इस जगह को थोड़ा सा टचअप और बहुत सारे झूमर की ज़रूरत है, गया ने टिप्पणी की। ट्रिस्टा के कुछ पिशाच अपनी मालकिन को सूचित करने के लिए अंधेरे में चले गए। सेबर ने ये देखा, फिर भी उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं किया। चूंकि गया को ब्लड प्रिंस से मिलने की कोई जल्दी नहीं थी, इसलिए उसने अपना समय लिया महल की खोजबीन कर रही थी। वह अक्सर चित्रों, कमरों को देखने के लिए रुकती थी और यहाँ तक कि इस बारे में कुछ टिप्पणियां भी करती थी कि पिशाच को वास्तव में कैसे कपड़े पहनने चाहिए। आखिरकार गया मीटिंग हॉल में पहुंच गया, जिसके बीच में एक बड़ी गोल पत्थर की मेज थी। पिछली बार जब वह यहाँ आई थी तो ब्लड प्रिंस ने माइकल को एक ही मुक्का मारकर लगभग मार डाला था। उस समय सीटें खाली थीं। बड़े पिशाचों के आने का इंतजार करने के बजाय गया मेज पर चढ़ गया और एक पैर दूसरे के ऊपर रखकर बैठ गया। अगर ब्लड प्रिंस यहाँ नहीं है तो मैं वास्तव में निराश हो जाऊंगा, गया ने कहा।